हेलो जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों केमिस्ट्री के जितने भी तीनों चैप्टर के वायरल मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन सारों को 2019 से लेकर के 2025 तक कौन से वैरायटी के न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे को एनालाइज करके फिल्टर करके आपके सामने लेकर के आ गया हूं दोस्तों। इस वीडियो में आपको भर भर के न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, बेहतर से बेहतर न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। और सिमिलर क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर भी दूंगा। इतना अगर आप कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ये बात मैं साबित करके कई बार दिखाया भी हूं, ये बात मैं अनसॉल्व के दम पे कई बार आपको साबित किया भी हूं। और इस वीडियो में जितने भी आप न्यूमेरिकल देखोगे सब अच्छे वैरायटी के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। यहां पीपीटी बनाने का झंझट इसलिए मैंने हटा दिया क्योंकि समय कम है हमारे पास, क्योंकि केमिस्ट्री में रिवीजन तक का मौका नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर मैं बना दूंगा तो इसमें रिवीजन करते दौरान आपको बड़ा मदद मिलेगा। यहां पे क्या है, क्वेश्चन भी लिखा है, आंसर भी लिखा है, तो मैं फार्मूला अलग से समझाऊंगा, फिर वैल्यू कैसे पुटअप किया जा रहा है वो बताऊंगा, जिसकी वजह से क्या होगा आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाओगे कम समय में। तो इससे क्या होगा कि इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब खेल समझ आ गया तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल की। तो पहला न्यूमेरिकल है पहला न्यूमेरिकल है मोल प्रभाज पे, ठीक है। तो मोल प्रभाज पहले मैं समझा देता हूं आपको यहाँ पे क्या होता है, फिर उसका न्यूमेरिकल पे चलते हैं। कई बार बता चुका हूं मैं, ठीक है। आपको अलग से भी मोल प्रभाज की परिभाषा पूछे तो इसी बहाने सीख सकते हो। देखो ध्यान से समझना, ये मान लो एक कंटेनर है, इसमें मान लो दो द्रव डाला मैंने, ए नाम का और बी नाम का, मैंने दो द्रव डाला, ठीक है। ए नाम का मान लेते हैं 2 मोल डाला और बी नाम का जो द्रव डाला वो मान लेते हैं 3 मोल डाला, ठीक ना। याद रखना, ए नाम के द्रव को मैंने 2 मोल डाला, बी नाम के द्रव को मैंने 3 मोल डाला। किसी ने कहा ए वाले का मोल प्रभाज बताओ, ए का मोल प्रभाज बताओ क्या होगा। तो मोल प्रभाज को याद रखना किससे इंडिकेट करते हैं, एक्स भी लिखते हैं और इसे काई भी कहते हैं, ठीक है। और ए का निकाल रहे हो यहाँ पे ए लगा दोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर बराबर करोगे, फिर एक लाइन खींचोगे। अब किसका मोल प्रभाज निकालना है, ए वाले का। तो जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर रखोगे। जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसको एन का मतलब मोलों की संख्या, ठीक है, और ए यानी ए के मोलों की संख्या, ठीक है। अब तो जिसका निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या जब ऊपर रख लोगे उसके बाद क्या है कि कंटेनर में जितने लोग भी डाले गए हैं उनके टोटल मोलों की संख्या यहाँ पे लिख दोगे जोड़ के, यानी ए वाले के मोलों की संख्या प्लस बी वाले के मोलों की संख्या। ये हो गया मोल प्रभाज। जैसे अगर इसका निकालना है तो आंसर कितना आ जाएगा, ए वाले का मोल कितना है 2, ठीक है। नीचे में ए वाले का मोल कितना है 2 + 3, यानी हल करोगे तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। समझ आई मेरी बात है। काटोगे, काटने के बाद जो भी आंसर आएगा वो तो इसका मोल प्रभाज हो गया। ये बात क्लियर हुआ। जैसे मान लो बी वाले का अगर निकालना हो तो अब बी वाले का निकालना है तो बी का मोल प्रभाज निकालना है, यानी एक्स यानी मोल प्रभाज, और ये हो गया बी यानी बी का, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, अब जिसका तुम मोल प्रभाज निकाल रहे हो उसे ऊपर लिखोगे मोलों की संख्या को, और बाकी नीचे को सेम रखोगे, जोड़ दोगे। यहां तक क्लियर हुआ। जो पहली बार देख रहे हैं, जिनका न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं बनता है वो एकदम अच्छे से हिंट को ले लीजिए, ठीक है। समझ आई मेरी बातें। इतना बेहतर आपको बहुत कम लोग बताएंगे। अब बी वाले का निकालना है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको महसूस करा दूं, फील करा दूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो मोल प्रभाज, प्रभाज का मतलब फ्रैक्शन होता है, बटे, इसीलिए बटे में आंसर आ रहा है, ठीक है। याद रखना। अब ध्यान से समझो इसका, अब ध्यान से समझो इसका वैल्यू कितना है आपके पास 3 रखो, नीचे में कितना हो जाएगा, जोड़ने पे 5 हो जाएगा, डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, आंसर आ गया। समझ आई मेरी बातें। ते हो गया मोल प्रभाज निकालने का तरीका। अब कहोगे अगर मान लीजिए हमारे पास वो जो मोलों की संख्या में न दे करके जो ए और बी दिया हुआ था, ए नाम का जो चीज डाला था और बी नाम का जो चीज डाला था, अगर वो मोलों की संख्या में न देके ग्राम में दे दे तो, जैसे मान लो बोल दिया कि 10 ग्राम है ए और बी जो है वो 30 ग्राम है, तो करोगे क्या, ग्राम को मोल में बदलोगे। फिर करोगे क्या, ग्राम को मोल में बदलोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। मेरे वीडियो में देखो पेशेंस रखना पड़ता है। मैं वो टीचर नहीं हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन पढ़ूं और करना शुरू कर दूं। मैं हर सवाल में पूरी कोशिश करता हूँ आपको महसूस करा सकूं, ठीक है। समय 2 मिनट ज्यादा लग जाए मंजूर है। अब ध्यान से समझना, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन है, हाइप वाले पे जरूर क्लिक करना आप लोग, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पानी डाला है, ए वाला जो है, और यहाँ मान लेते हैं CH3OH है हमारे पास, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझ लो पानी हमारा मान लेते हैं 54 ग्राम है। कितना है, 54 ग्राम, ठीक है। एक ठो निकाल दूंगा तो दूसरा का समझी जाओगे। तो 54 ग्राम पानी है, तो हमें मोलों की संख्या किसकी चाहिए, पानी की चाहिए। तो पानी के मोलों की संख्या क्योंकि ग्राम में दिया है, इसे मोल में बदलने के लिए क्या करोगे, ध्यान से समझो। जो ग्राम दिया होता है उसे ऊपर रखना, जो ग्राम दिया होता है उसे ऊपर रखना, और पानी का आणविक द्रव्यमान अलग से निकाल लेना। H2O का आणविक द्रव्यमान निकालने आता ही होगा। कैसे निकलता है, हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने बार है, 2 बार। फिर गुणे करके हाइड्रोजन का वजन कितना है, 1। फिर ऑक्सीजन कितने बार है, 1 बार। ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, 16। अब इसे हल कर दो, 2 एकम 2, 16 एकम 16 यानी 18। तो नीचे लिख दोगे 18,
काटने के बाद 18 तिया 54, ये जो 3 आया ये मोल हो गया। पानी कितने हैं? 3 मोल हो गया। उसी तरह अगर मैंने CH3OH डाला है, ठीक है, मान लो सपोज दैट 40 ग्राम है, एक बात कह रहा हूँ, मान लेते थोड़ी देर के लिए 40 ग्राम है, तो हमें किसका निकालना होगा? CH3OH के मोल निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा? इसका वजन ऊपर और इसका आणविक द्रव्यमान CH3OH का आणविक द्रव्यमान अलग से निकालो। तो C कितने बार है? एक बार। C का वजन कितना होता है कार्बन का? 12 होता है। इसका मास 12 लिख दिया, फिर प्लस किया। अब हाइड्रोजन की बारी है। हाइड्रोजन कितने बार है? 3 बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 4 बार हो गया। हाइड्रोजन का वजन कितना है? 1 है। फिर प्लस लगा। ऑक्सीजन कितने बार है? एक बार। 1 गुणे 16। अब हल करो। 12 एकम 12, 4 एकम 4, 16 एकम 16, ठीक है। ये हो गया 20, 30 दो 32, यानी कुल मिला के यहाँ हो जाएगा नीचे में 32। अब काटने में जो भी आएगा इसका मोल हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ? मोल कैसे निकाला जाता है जब द्रव्यमान में दिया हो तो, और मोलों की संख्या में दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आती है बारी क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसे मिटा देता हूं। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यूरिया का एक विलयन है, भार अनुसार 6% है। ये मान लेते हैं एक विलयन है, ठीक ना। इसमें यूरिया डाला गया है। क्या डाला गया है? यूरिया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2 होता है, ठीक है। तो यूरिया डाला गया है, ठीक है। और यूरिया भारा अनुसार कितना है? 6% है। ध्यान से समझना, जब भी बोले भारा अनुसार, भारा अनुसार, भारा अनुसार जब भी बोले, ध्यान से सुनना मेरी बात, भारा अनुसार जब भी बोलता है तो यूरिया जो है जो ऊपर से डाला गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है यूरिया ऊपर से डाला गया है और अंदर पहले से क्या है? जल यानी पानी मौजूद होगा, पानी में ही तो डालेगा ना। तो यहाँ पे दूसरा विलयन क्या है आपका? जल है। तो जल ज्यादा मात्रा में होगा, 100% है। तो यूरिया कितना है? भार अनुसार 6% है। तो भारानुसार का मतलब होता है कि 6% तुम्हारा 6 ग्राम में बदल जाएगा। 6% किस में बदल जाएगा? 6 ग्राम में। ध्यान से समझना, जब भी बोले कि भारानुसार 6% है, ऐसे भारानुसार 20% है, भारानुसार 26% है, कभी भी परसेंटेज डाल दे तो तुम्हें करना क्या है? ध्यान से समझना कि जिस चीज का विलयन है, चाहे यूरिया का विलयन हो, चाहे ग्लूकोज का विलयन हो, चाहे किसी भी चीज का, तो जो कम मात्रा में होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 26% दिया है, 20% दिया है, 6% दिया है। अब 26% है तो 100 में से 26 हटा दो। 20% है तो 100 में से 20 हटा दोगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। तो 80% जो होगा तुम्हारा जल हो जाएगा, 80% जल हो जाएगा और 20% यूरिया हो जाएगा। अभी कितना दिया है? 6% यूरिया दिया है भारानुसार। तो 6% दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6 ग्राम तुम्हारा क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा, और बाकी जो बचा वो जल हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो वही चीज यहाँ पे समझना होता है। इस वैरायटी का क्वेश्चन 100% छुआता है। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि यूरिया का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? भारानुसार 6 ग्राम हो जाएगा। यूरिया कितना हो जाएगा? 6 ग्राम हो जाएगा। अब 100 में से 6 ग्राम घटाओ, 100 में से 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 94 ग्राम। और ये क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा तुम्हारा। 94 ग्राम क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमें इसका मोल प्रभाज निकालना है दोनों का, ठीक है। जल का भी निकालना है और यूरिया का भी निकालना है, ठीक है। जल और यूरिया का दोनों का निकालना है। इस प्रश्न में एक मजे की बात यह है कि यूरिया का अणु भार यानी आणविक द्रव्यमान दे दिया है पहले से ही, ठीक है। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मोल प्रभाज किसका निकालना है? पहले में निकालना है मोल प्रभाज जल का, ठीक है। फिर किसका निकालना है मोल प्रभाज? यूरिया का। किसका निकालना है? यूरिया का। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। इसका निकालना है। तो अब बताओ इसका फार्मूला क्या होगा? जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर रखते हैं। अब याद आ रहा है जो भी सिखाया था मैंने? बोले ना, थोड़ा पेशेंस रखोगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, पानी के मोलों की संख्या प्लस यूरिया के मोलों की संख्या, NH2CO NH2, ठीक है। अब तुम जब इसे हल करोगे तो मोलों की संख्या चाहिए, तो पानी का मोल तो दिया नहीं है, पानी तो ग्राम में दिया है 94 ग्राम। तो पानी को मोलों की संख्या में बदलोगे, तो यहाँ पे देखो पानी को मोलों की संख्या में बदला है। तो पानी को मोलों की संख्या में बदलने के लिए क्या किया? द्रव्यमान को ऊपर रखा बटे के, और इसका आणविक द्रव्यमान कितना आएगा? 18 आएगा। अभी जस्ट निकाला था मैंने, तो काट दिया तो कितना आ गया? 5.22 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पेज लगाने का मेन मकसद ये था कि जो मैं अभी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ये जो कट पीट करना है, सब चीज यहीं पे हो जा रहा है, तो समय बच जाएगा हमारा, तो जिसकी वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बता पाऊंगा। समय कम है। अब फास्ट ट्रैक रिवीजन में मदद भी मिलेगा इस वीडियो से। समझ आई मेरी बात? अब पूरा खेल अब ध्यान से समझो। यहाँ पे इतना वैल्यू आ गया। उसी तरह यूरिया का निकाला गया मोलों की संख्या। यूरिया का कहाँ गया? यहाँ पे यूरिया का क्या निकाला गया? मोल निकाला गया। तो यूरिया का वजन कितना है? 6 ग्राम। तो देखो 6 ऊपर रखा गया है, ठीक है। 6.0 का मतलब 6 ग्राम होता है। और इसका अणु भार निकालोगे तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60। आपको देख भी सकते हो, NH2CO NH2 है तो N कितने बार? 2 बार। तो 2 गुणे नाइट्रोजन का वजन कितना होता है? 14 होता है। तो यहाँ लगा दो 14, प्लस हाइड्रोजन कितने बार? 4 बार। तो 4 गुणे हाइड्रोजन का वजन 1 होता है, प्लस कार्बन कितने बार है? 1 बार, तो वजन 12 होता है। फिर प्लस ऑक्सीजन 1 बार होता है 16। अब इसे हल करके देख लो तुम्हारा कितना आएगा? 60 आएगा। कट करने के बाद इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0.1 आ रहा है। यानी कुल मिला के हमें पानी का
मोलों की संख्या मिल गई है 5.22, यहाँ भी हो जाएगा 5.22 प्लस इसका मोलों की संख्या कितना है 0.1। अब नीचे वाले को जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद भाग दे दिया गया। ठीक है, नीचे वाले को जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद भाग दे दिया गया, तो यूरिया का यूरिया का मोल प्रभाज मिल गया और जल के मोल प्रभाज का भाग दिया गया तो जल का मोल प्रभाज निकल गया। अब बताओ, समझ आया वाला प्रश्न कभी भी आएगा तो यहाँ पे अगर ऐसे ही दिया होता कि यूरिया का 1 विलियन है जो भार अनुसार 6% है, ठीक है, इसको बदल के अगर ऐसा कर दे तो इसी क्वेश्चन को देख लो, यहाँ होमवर्क जो डाला हूं मैं, कह रहा है एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभाज की गणना करना है, यानी इसके मोल प्रभाज को निकालना है। किसके मोल प्रभाज को निकालना है? देखो सीखने की कोशिश करो, ठीक ना। मोल प्रभाज हो गया, किसका निकालना है? C2H6O2 का मोल प्रभाज निकालना है। तो जाहिर सी बात है, जिसका निकाला जाता है उसके मोलों की संख्या ऊपर होती है, उसके मोलों की संख्या ऊपर होती है। बस आप अपना व्यवस्था बना लो कि मोल कैसे निकाला जाएगा और बाकी नीचे को दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसमें कहीं एथिलीन ग्लाइकोल के अलावा कोई और शब्द का जिक्र किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाए कि गणना कीजिए यदि जलीय विलयन, कौन सा विलयन है? जलीय विलयन। इसका मतलब दूसरा हिस्सा जो है इसमें जो डाला गया है, एक चीज तो पता चल गया कि एथिलीन ग्लाइकोल है, क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल है, और दूसरा क्या है? दूसरा जल है, ठीक है, दूसरा क्या है? जल है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 लोग हैं, एक ये हो गया, तो नीचे में दोनों को जोड़ा जाता है, नीचे में दोनों को जोड़ा जाता है। थोड़ा पेशेंस रखो दोस्तों, 100% बेहतर सीख के निकलोगे, ठीक है। अब इसको मैंने जोड़ूंगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा? टोटल हो जाएगा। तो जल कैसे पता चलेगा? हमें मोलों की संख्या चाहिए ना, तो एथिलीन ग्लाइकोल 20% दिया हुआ है। कितना? 20% दिया है। तो अब आप खेल समझ गए होगे। तो 20% जो होगा, जो एथिलीन ग्लाइकोल है 20% द्रव्यमान के अनुसार है, तो एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो 20% किस में बदल जाएगा? 20 ग्राम में। एथिलीन ग्लाइकोल जो है, एथिलीन ग्लाइकोल कितना हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा। तो इसका अगर हमें मोल निकालना होगा तो अब आगे बोलूं या समझ आ गया? ठीक है, द्रव्यमान को ऊपर रखोगे और आणविक द्रव्यमान जिसे अणु भार कहते हैं उसको नीचे रखोगे, तो इसका अणु भार निकाल ही सकते हो। सी कितने बार? 2 बार, या 6 बार, ऑक्सीजन 2 बार। सी 2 बार है तो 2 गुणे सी का कितना हो जाएगा वैल्यू? 12 होता है वजन। फिर प्लस लगाओ, हाइड्रोजन 6 बार, हाइड्रोजन का वजन 1 होता है, फिर प्लस लगाओ, ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन का वजन होता है 16। हल करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा यहाँ रख दो, भाग देने के बाद तुम्हारा मोलों की संख्या मिल जाएगा। उसी तरह अगर ये 20 ग्राम है तो पानी, अब बोलूं या समझ गए? ठीक है, अगर ये 20% है इसका मतलब ये 20 ग्राम, तो पानी में बचा कितना? 100 में से 20 घटा दो 80, यानी 80 ग्राम पानी है। तो पानी का मोलों की संख्या जब निकालोगे तो 80 ग्राम ऊपर हो जाएगा, 80 ग्राम ऊपर हो जाएगा। और पानी का ताड़विक द्रव्यमान पता ही 18 होता है, डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा यहाँ पे वैल्यू रख दो, आंसर हो जाएगा। 2020 में पूछा गया प्रश्न है, 2026 में आने का चांसेस भरपूर है, ठीक है। ये 100% बता रहा हूँ, आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे जरूर करोगे आप लोग, ठीक है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, अभी भी मोल प्रभाज हमारा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। यहां तक समझ आया? अब होमवर्क वाला सवाल समझ आया ना? अब इधर का जितना समय लगना था लग गया। अब इस सवाल को अगर ध्यान से देखो तो बहुत बेहतर समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं, बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। कह रहा है कि 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया, एथेनॉल और जल के मोल प्रभाज यानी मोल अंश की गणना कीजिए। अब बताओ किसका? जल का और एथेनॉल दोनों का निकालना है, यानी हमें निकालना है मोल प्रभाज जल का भी, जिसका निकालना होता है उसके मोलों की संख्या ऊपर। अब मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे, जल के मोलों की संख्या और एथेनॉल के मोलों की संख्या, यानी एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, ठीक है, इसके मोलों की संख्या। तो जल का निकल जाएगा। दूसरा हमें किसका निकालना है मोल प्रभाज? C2H5OH यानी एथेनॉल का, तो एथेनॉल का मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगा। अब मजा आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो कुल मिला के वीडियो मान सकते हो कि फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए लेके आया हूं मैं, ठीक है, ताकि आपका मदद हो सके। अब आप ध्यान से देखो, तो यहां पे मोलों की संख्या हो जाएगा आपका। अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पे मोलों की संख्या हमें रखना, तो मोलों की संख्या निकालना का तरीका बता ही दिया है कि अब तुम्हें किसका मोलों की संख्या? 2 लोगों की चाहिए, पानी का मोलों की संख्या चाहिए, तो पानी के मोलों की संख्या निकालने का तरीका बता ही दिया हूं। पानी का वजन ऊपर रख दो, पानी का वजन कितना है? 54 ग्राम, ठीक है। और आणविक द्रव्यमान पता है पानी का कितना होता है? 18 होता है, काटोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। तो हर जगह जहां मोलों की संख्या पानी का है वहां 3 रखना होगा। और एथेनॉल के मोलों की संख्या आप निकाल लो, एथेनॉल के मोलों की संख्या आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो वजन एथेनॉल का ऊपर रखो 46, और जितना वैल्यू आएगा नीचे रखो, काटने के बाद अपना कर लो। जैसे यहाँ पे एथेनॉल का निकाला गया तो 46 ही आया है। कितना आया है?
46 ही आया है। काट करने के बाद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एथेनॉल का मोल अंश। मोल अंश का मतलब मोल प्रभाज ही होता है। ठीक है, अब देखो एथेनॉल का मोल अंश, तो जिसका निकाला जा रहा है उसका देखो मोल ऊपर रखा गया है, रखा गया ना, बाकी नीचे दोनों को जोड़ दिया गया, हल आ गया, आंसर आ गया। जब पानी के मोल प्रभाज की बारी आती है तो यहाँ पे इस बार दिमाग लगाया गया है, 1 से घटा दिया गया है, तो ये भी ट्रिक काम कर सकता है। ठीक है, आप एक का निकाल लोगे ना, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसी को 1 से अगर माइनस कर दो तो दूसरा पता चल जाता है। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो दूसरा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक, पक्की बात मानो, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले वैरायटी क्वेश्चन पे। अब मोल प्रभाज वाला कोई दिक्कत नहीं आएगा ना, चाहे भार अनुसार हो, चाहे ग्राम में दिया हो, चाहे मोलों में दिया हो, तीनों तरीका समझ आ गया। अब आता है मोललता कैसे निकाली जाए। तो मोललता का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझो। मोललता एक्चुअली में होता क्या, ध्यान से समझो। देखो ये हो गया कंटेनर, ठीक है, मान लो 1000 ग्राम विलायक है। ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में ये जो विलेय है, विलेय पदार्थ के मोल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 1000 डेफिनेशन देखो मोललता का क्या है। जो तुम्हारा मोललता है, मोललता, इसका डेफिनेशन समझो, फिर मैं तरीके से समझाता हूँ। मोललता थोड़े तुम्हें एकदम फील हो जाए, जैसे हम लोग एकदम दिमाग में धस गया है। तो मोललता क्या होता है, ध्यान से समझो। 1000 ग्राम विलायक, अब कहोगे 1000 ग्राम क्यों लिया गया है। ठीक है, वो ये कोई ना कोई वैल्यू लिया गया, वहां पे कुछ भी हो सकता है। 1000 ग्राम की जगह पे 250 ग्राम हो सकता है, 300 ग्राम हो सकता है, 400 ग्राम हो सकता है, 500 ग्राम हो सकता है। समझ आई मेरी बातें। तो 1000 ग्राम विलायक में जितने भी विलेय के मोल घुले होंगे उसे उसकी मोललता कहेंगे। ऐसे नहीं समझ आया तो इसे महसूस करा देता हूं थोड़ा सा। देखो जैसे मान लो यहाँ एक कंटेनर है, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है। मान लो यहाँ पे, अब जनबा कर, तो ये बात तो हर किसी को पता है कि जो विलायक होता है, विलायक और जो विलेय होता है, विलायक हमेशा विलेय से ज्यादा होता है, विलायक हमेशा विलेय से ज्यादा होता है। याद रखना, पहचानने का तरीका भी है। ठीक है, कि जो ज्यादा वाला होगा वैल्यू, जिसका ग्राम ज्यादा होगा वो विलायक होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा वो विलेय होता है। ये बात याद रखना। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए हमने इसमें विलायक डाला है, विलायक है मान लो ए नाम का, और वो 400 ग्राम है। कितना है, 400 ग्राम विलायक है। सुनते जाओ मेरी बात पहले, 400 ग्राम क्या है, विलायक है। अब बाहर से मान लो मैंने डाल दिया, सपोज दैट NaOH के 5 मोल डाल दिया। कितना, 5 मोल, 5 मोल NaOH को मिला दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि 400 ग्राम विलायक में 5 मोल मैंने NaOH डाला है। ठीक है, तो बताओ इसका मोललता क्या होगा, मोललता क्या होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जो विलायक का द्रव्यमान है उसको नीचे रख दो, और जो तुमने ऊपर से डाला है उसके मोलों की संख्या, अगर ग्राम में दिया होगा तो मोल में बदल लेना, ठीक ना, क्योंकि मोल में ही रखा, यहाँ जो रखा जाएगा वो मोलों की संख्या में रखी जाती है, इसलिए यहाँ मोल दिया है तब तो डायरेक्ट रख दोगे। और अगर ग्राम में दिया है 20 ग्राम 30 ग्राम, तो मोलों में बदलने का तरीका बता दिया, मोल में कैसे लाते हैं, याद आया ना, तो मोलों में कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल मोल में है, तो यहाँ पे इसको रख दो, यहाँ पे 5। ठीक है, अब गुणा कर दो 1000 से। ठीक है, क्योंकि ग्राम में है ना सब वैल्यू, तो गुणा 1000 से किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के समझ आया मैंने क्या बोला, कि जो दिया है उसको नीचे रखो, मोलों की संख्या ऊपर रखो और 1000 से गुणा कर दो। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 बचे 50 और नीचे में 4 हो गया। ठीक है, भाग देने आता ही होगा, 4 1 कम 4 हो गया, 1 बचा, 4 दूनी 8, यानी 12 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, जहां तक है 12 दशमलव समथिंग जो भी आएगा, अब देख लेना एक बार। ठीक है, 12 चौक 48 हो रहा है ना, तो 12 चौक 48, 12 दशमलव कुछ आ रहा है ना, तो ये जो 12 दशमलव कुछ समथिंग आया कटने के बाद, वही उसकी मोललता होगी। अब समझ आया, वही चीज यहाँ पे है, ध्यान से देखना ना, मजा आएगा अभी आपको। कह रहा है कि चीनी के सिरे, चीनी के सिरे के, ये 2019 में है, 2026 में आने का पूरा भरपूर चांस है। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ कोई बकवास क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, याद रखना। ठीक है, कह रहा है चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, चीनी का सिरा है। अब चीनी के सिरे में, याद रखना, चीनी के सिरे में, चीनी का सिरा कितना है, इतना है, और इतने में इतना क्या है, चीनी है। फिर से रिपीट करूं, चीनी का सिरा है, तो चीनी के सिरे में क्या होगा भाई, पानी भी तो कुछ मात्रा में होता है ना, तो चीनी का सिरा है, और चीनी के सिरे में, चीनी का सिरा कितना ग्राम है, 214 ग्राम है, 214.2 ग्राम है। और उस चीनी के सिरे में चीनी कितना मिलाया गया है, 34.2, यही है।
तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि जो चीज मिलाया गया है, जो चीज मिलाया गया है वो इतना है, जो चीज मिलाया गया है वो इतना है। चीनी कहां गया? तो चीनी का द्रव्यमान तो हमें पता चल गया, चीनी का द्रव्यमान 34 ग्राम है। तो चीनी 34 ग्राम है टोटल में, तो टोटल में से अगर 34 ग्राम निकाल दिया जाए, इस टोटल में से 34 ग्राम निकाल दिया जाए तो विलायक पता चल जाएगा ना, जो पानी मिलाया गया था। तो इसमें से इतना हटा दूंगा तो जो बचेगा, जो बचेगा वो क्या बचेगा बताइए आप? विलायक ही बचेगा ना। तो चीनी जो 34 ग्राम है वो विलेय हो गया और ये विलायक हो गया। तो विलायक का द्रव्यमान कहाँ होता है बताइए आप लोग? विलायक का द्रव्यमान नीचे होता है, 1 किलोग्राम में लिया है, लेकिन किलोग्राम में आप मत करिएगा, ग्राम में ही रखिएगा, ठीक है। 180 ही लिखिएगा, ठीक है, और गुणे यहाँ पे 1000 लगा दीजिएगा, ठीक है, 1000 लगा दीजिएगा। और ऊपर में क्या रखेंगे? मोलों की संख्या। क्या रखेंगे भैया? तो मोलों की संख्या रखेंगे किसकी? विलेय की। तो विलेय कौन है? चीनी है, चीनी मिलाया गया है 34 ग्राम, तो 34 ग्राम चीनी है भैया, तो इसके मोलों की संख्या निकालने तो आता ही होगा, चीनी का फार्मूला यही है, ठीक है। तो चीनी का अगर मोलों की संख्या n निकालना है तो इसका द्रव्यमान कितना है? 34, तो 34 ऊपर हो गया, और इसका आणविक द्रव्यमान जो आएगा, ये देखो आणविक द्रव्यमान निकाला गया है, देखो निकाला गया ना, यहाँ पे कितना है? 342, तो 342 नीचे हो जाएगा, डिवाइड देने के बाद जो भी आएगा वो चीनी का क्या आ जाएगा? आपका मोल आ जाएगा। चीनी का मोल यहाँ पे जो भी आएगा, इसे हल करने के बाद आपका 0.555 आपका यम का मतलब मोल होता है, ठीक है, यम का मतलब मोललता होता है। अब बताओ यहाँ तक समझ आया नहीं? क्लियर हुआ कैसे मोललता निकाला जाएगा? तो ए वाला क्वेश्चन किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको बहुत सिंपल तरीके से भी दे सकता है, जैसे बोल सकता है कि 450 ग्राम पानी में 40 ग्राम NaOH मिलाया गया है या घोला गया है, तो इसकी मोललता बताओ। तो ये बेसिक भी दे सकता है टिक आउट में, ठीक है, लेकिन इतना ईजी नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन एकदम डन कर लो कि इस वैरायटी का क्वेश्चन छोड़ना नहीं, चीनी वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी होमवर्क दे दिया। अब अगले क्वेश्चन को देखो, तो ये क्वेश्चन 2026 में आने का पूरा चांसेस है। मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, अब बात मानो मेरा कि किसी कीमत पे मत छोड़ना इसे, ठीक है। तो कैसे करना है एक ध्यान से देख लो। आपको मोललता निकालना है एक ही सवाल के अंदर, मोलरता भी निकालना है एक ही सवाल के अंदर, मोल अंश भी निकालना है। तो अभी हमने चर्चा किया किसके ऊपर? मोल अंश के ऊपर और मोललता के फार्मूला के ऊपर, ठीक है। अब हमें मोलरता निकालना है, तो मोलरता क्या होता है बताता हूं। उससे पहले हम लोग मोललता और विलयन के मोल अंश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लेते हैं पहले हमारे पास है क्या एक्चुअली में। तो आप देख सकते हो कह रहा है कि एक ग्लूकोज है, इसे याद रखो 2026 में आने का भरपूर चांसेस है दोस्तों, बार बार ये शब्द रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। कह रहा है कि ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता, ठीक है, ग्लूकोज के जल में, ध्यान से समझो, इसका मतलब पानी और ग्लूकोज है, दो लोग हैं, पानी और ग्लूकोज है, ये हर कोई जान रहा है, कोई चूतिया नहीं है, हर कोई जान रहा है। पानी ज्यादा मात्रा में होगा, ग्लूकोज कम मात्रा में होगा, तो ज्यादा मात्रा वाला विलायक बनेगा और कम मात्रा वाला विलेय बनेगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है, तो ध्यान से समझो। कह रहा है कि ग्लूकोज के जल के विलयन में सांद्रता कितनी है? 10% वेट बाई वेट, यानी द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, वेट बाई वेट। इसका मतलब क्या होता है आपको एकदम मस्त समझाता हूं, ध्यान से समझो, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट शायद ही कोई समझाएगा आपको, ठीक है। ये देखो CBSE वाले बच्चों को पता चल जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये सारी चीजें एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट बहुत लोग क्लियर नहीं करते हैं। तो ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है। कभी भी इस तरह से दिया जाए, कभी भी आपको इस तरह से दिया जाए तो आप ध्यान से समझना, ये जो संख्या है, संख्या को हर बार इससे मैच कराना, और ये तुम्हारा बनता है विलेय। क्या बनता है? विलेय। और परसेंटेज को हर बार इससे मैच कराना, ठीक है, और ये बनता है विलियन। विलियन क्या बनता है? विलियन। अब जो बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको तुमने कहां मिलाया? इस पहले वाले से, तो क्या बना? विलेय। तो विलेय का अब कैसे पता चलेगा विलेय का द्रव्यमान है या आयतन? तो इस तीर को जब हम यहां ले जाके मिलाया तो यहां क्या मिला? भी मिला या W? तो W मिला। W का मतलब वेट होता है, W का मतलब वेट यानी द्रव्यमान होता है, तो यहाँ पे द्रव्यमान लिखोगे, द्रव्यमान। अगर यहाँ पे वेट बाई वेट न देकर के ऐसे 10% वॉल्यूम बाई वेट देता इस तरह, तो यहाँ V का मतलब होता है कि विलेय का द्रव्यमान नहीं, विलेय का आयतन दिया है तब, अगर भी दिया होता तो, ठीक है। या फिर अगर ऐसे दे देता 10% W बाई भी दे देता, तब आप ये जो होता है ये आयतन का काम करता। समझ आई मेरी बातें? देख लो, हर एक चीज क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में नहीं चाहता मैं कि आपका मार्क्स कटे, क्योंकि मैंने खुद से वादा लिया है कि इस बार अपने स्टूडेंटों को 60+ करा के रहूंगा हर हालत में, 70 के नजदीक पहुंचाऊंगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। इस प्रण को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब उसके हिसाब से आपको मेहनत भी तो करना होगा ना, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, इसका मतलब पता चल गया कि विलेय का द्रव्यमान दिया है कितना? 10% का मतलब समझी गए होगे 10 ग्राम की बात हो रही है, ठीक है। अभी परसेंटेज का मतलब हर कोई जानता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 से लेना देना है। परसेंटेज का मतलब किससे लेना देना है? 100 से लेना देना है। तो अब इसका मतलब ये परसेंटेज कहाँ जा रहा है? इस पीछे वाले के साथ, तो ये क्या होता है?
ये लाइन क्या होती है, विलयन को रिप्रेजेंट करता है, किसको, विलयन को। तो विलयन का अब देखना है द्रव्यमान लिखेंगे या आयतन, तो विलयन का क्या लिखना चाहिए आप लोग बताइए, द्रव्यमान या आयतन। तो यहां से यहां जा रहा है तो द्रव्यमान लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए मुझे, द्रव्यमान। अब इसको पूछने की जरूरत है नहीं क्योंकि परसेंटेज से मैचिंग कराया है, तो परसेंटेज हमेशा कितना होता है, 100 होता है, तो ये हो गया 100 ग्राम। तो हमें क्या मिल गया, विलेय का द्रव्यमान मिल गया और विलयन का द्रव्यमान, लेकिन विलायक नहीं मिला। तो विलायक हर कोई जानता है, कोई चूतिया नहीं है। विलायक क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, विलयन के द्रव्यमान में से, टोटल में से विलेय को घटा देंगे अगर, तो पता चल जाता है कि हमारा विलायक कितना है। यहां तक क्लियर हुआ? मजा आया ना, क्लियर हुआ? अब बताइए ग्लूकोज कम मात्रा में होगा या पानी, तो जाहिर सी बात ग्लूकोज कम मात्रा में होगा। ग्लूकोज में पानी थोड़ी मिलाएगा कोई, पानी में ना ग्लूकोज मिलाएगा, तो ग्लूकोज कम मात्रा में है तो कम वाला विलेय होगा, यानी C6H12O6 क्या होगा, आपका विलेय होगा। और जो विलायक होगा वो ज्यादा मात्रा वाला होता है, इसका मतलब जो पानी है वो विलायक है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब बताइए आपको पहले में क्या निकालना है, पहले में आपको क्या निकालना है, बताइए। पहले में आपको मोललता निकालना है, क्या निकालना है पहले में, मोललता। तो जब आप अपना लिखोगे तो हमें क्या निकालना है, मोललता ज्ञात करना है। तो मोललता का फार्मूला क्या पता है ना, ऊपर में विलेय का मोल बटे विलयन का, विलयन नहीं, विलायक का द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में ले रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे 1000। अगर केजी में लेते तो 1000 इंटू में लगाने की जरूरत नहीं होता। अब विलेय का मोल, तो विलेय कौन है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मोल अब निकाल लोगे ना, अब मत कहना कि नहीं निकाल पाएंगे सर जी। तो ग्लूकोज का मोल कैसे निकाला जाता है, कहाँ पे मैं कर दूं, यहाँ पे मोलों की संख्या किसका निकालना है, C6H12O6 का। तो बता चुका हूं कई बार कि वजन को ऊपर रखो और इसका आणविक द्रव्यमान नीचे, तो आणविक द्रव्यमान यानी अणु भार भी कहते हैं, ठीक ना। C6H12O6 है, तो यहाँ पे C6 यानी 6 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन 12 बार गुणे हाइड्रोजन का वजन 1, ऑक्सीजन 6 बार गुणे ऑक्सीजन का वजन 16। अब इसे हल करने के बाद आप देख लेना कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा मोल कितना आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो बटे के ऊपर कितना रख देंगे, क्वेश्चन मार्क बटे विलायक का द्रव्यमान। देखो इसलिए ऐसा कर रहा हूं ताकि तुम्हें ये सब सवाल करने को मौका मिले, ठीक है। जब करने को मौका मिलेगा तो इसी बहाने प्रैक्टिस भी हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें, डाउट होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान पानी है, पानी कितना है 90 ग्राम, तो यहाँ हो जाएगा 90 ग्राम और गुणे में हो जाएगा 1000। जैसे ही हल करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा मोललता। क्लियर हुआ? अब आपको चाहिए क्या, मोललता के बाद मोल प्रभाज चाहिए। पहले दूसरा मैं कर रहा हूँ, जो जो सिखा चुका हूँ उसको, ठीक ना, बीच वाले को बाद में बताऊंगा, मोललता वाला। अब यहाँ ध्यान से देखो, मोल प्रभाज निकालना है किसका, विलयन के प्रत्येक घटक का, प्रत्येक यानी विलयन में जितने भी घटक हैं, तो विलयन में 2 लोग हैं, पानी है और ग्लूकोज है। इसका मतलब एक बार मोल प्रभाज मुझे पानी का निकालना होगा और एक बार मोल प्रभाज मुझे ग्लूकोज का निकालना होगा, किसका, C6H12O6 का। तो अब आप बताओ मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मोलों की संख्या चाहिए। पानी निकाल रहे हो तो पानी के मोलों की संख्या ऊपर और बाकी दोनों को जोड़ देना है मोलों की संख्या को, C6H12O6। तो इसका तो मोल अभी जस्ट निकल गया है यहाँ पे, ग्लूकोज वाले का, पानी का निकाल ही लोगे, फिर आगे हल कर लोगे ना, उसी तरह इसको हल कर लोगे। बताओ दोनों क्लियर हुआ यहाँ तक? अब बताओ, शुरू में थोड़ा नोटिस किया ना, समय लगा, लेकिन अब समझ आ रहा है नहीं ना, धीरे धीरे होता जा रहा है ना। अब ध्यान से देखो, मोलरता क्या होता है, मोललता तो समझा दिया, अब मोलरता समझो ताकि तुम सवाल को अच्छे से कर सको। पहले मोलरता को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक ना। इसे मैं हरे रंग से लिख रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है भैया। तो जैसे मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लो टोटल हमारे पास विलयन है, विलयन में 2 लोग होते हैं, विलेय और विलायक दोनों, ठीक ना। मान लो मेरे पास विलयन है, विलयन, ठीक ना, और 1000 मिलीलीटर है, ठीक है, आयतन में दिया रहता है। तो 1000 मिलीलीटर आयतन में, बिलियन के 1000 मिलीलीटर आयतन में, ध्यान से, बिलियन के 1000 मिलीलीटर आयतन में क्या घुला है, विलेय का मोल घुला। विलेय का जो मोल होता है उसे मोलरता कहते हैं। डेफिनेशन भी क्लियर हुआ? तो फार्मूला तुरंत बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा मोलरता, मोलरता बराबर क्या होगा, याद रखना ऊपर में हमेशा विलेय का मोल रखना, यानी विलेय का मोल, और नीचे में अगर मोललता होता तो विलायक का द्रव्यमान होता नीचे, लेकिन मोलरता है इसलिए विलयन का आयतन होगा, विलयन का आयतन। अब एक मजे की बात बता रहा हूं, अगर ये लीटर में होता तब तो फार्मूला खत्म है,
लेकिन अगर मिलीलीटर में अगर हम लेना चाहें तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा, और हम हर बार मिलीलीटर में ही हल करते हैं ज़्यादातर, इसलिए ये फार्मूला सही होता है। ठीक है, अब एक मजे की बात बताता हूँ यहाँ पे कि आपको विलेय का मोल चाहिए इसे हल करने के लिए, तो विलेय का मोल तो मिल ही जाएगा। विलेय कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के मोल निकाले हैं, कितना आया है? क्वेश्चन मार्क बटे बिलियन का आयतन चाहिए। अब लो कर लो बात, बिलियन का आयतन दिया ही नहीं है सवाल में, देख लो कहीं भी, सब वैल्यू द्रव्यमान में दिया है, कोई वैल्यू आयतन में दिया ही नहीं गया। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कोई भी चीज आयतन में दिया नहीं है, और आयतन में नहीं दिया है तो आयतन में निकालने के लिए एक व्यवस्था दे दिया है, और वो घनत्व दे दिया है। क्या दे दिया है? घनत्व। और आपको पता है ना हमें किसका आयतन निकालना है? विलियन का आयतन। तो घनत्व बराबर क्या होता है पहले बताइए? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को अगर मैं डी लिखूं, ठीक है, और विलियन का है तो यहां सोल्यूशन डाल देता हूं SL, चलेगा? ठीक है, द्रव्यमान को मैं यम लिख देता हूं, द्रव्यमान को क्या लिख देता हूं? द्रव्यमान को क्या लिख देता हूं? W लिख देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ पहले। द्रव्यमान को W लिख देता हूं, और सोल्यूशन का है तो यहाँ पे SL लगा देता हूं। आयतन जो लिख देता हूं V, और सोल्यूशन का है तो यहाँ पे सोल्यूशन लगा देता हूं। ठीक है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें बताओ? आयतन चाहिए किसका? सोल्यूशन का, विलियन का। तो विलियन का जो आयतन है ये हो गया सोल्यूशन का, मतलब SOL का मतलब हो गया बिलियन, और V का मतलब आयतन। तो हमें क्या चाहिए था? विलियन का आयतन चाहिए था। विलियन का आयतन इधर ले आओ, मैथमेटिक्स थोड़ा खेल लो, इधर ले आओ और डेंसिटी को नीचे ले जाओ। तो सोल्यूशन बिलियन का द्रव्यमान, और नीचे क्या हो जाएगा? डेंसिटी विलियन का। ठीक है, क्लियर हुआ? इसे हिंदी में लिख दूं, विलियन का आयतन बराबर क्या मिल रहा है? विलियन का द्रव्यमान बटे विलियन का घनत्व, यही मिल रहा है। तो यहां पे एक नया फार्मूला तब जन्म ले लेगा। विलियन का आयतन हटा करके, विलियन का आयतन हटा करके क्या लिख सकते हैं? विलियन का आयतन पे विलियन का द्रव्यमान बटे विलियन का घनत्व। तो विलियन का द्रव्यमान बटे, यहां पे इसको हटा करके एक नया फार्मूला बना सकते हैं मोलरता का। तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय का मोल बटे, क्यों ऐसा कर रहा हूं समझ आ रहा है? क्योंकि विलियन का आयतन हमें दिया नहीं है, उसके जगह पे घनत्व दे दिया है। तो घनत्व का मदद लेकर के हम विलियन का आयतन कैसे निकाले, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलियन के आयतन को हटा के हम क्या लिख सकते हैं? विलियन का द्रव्यमान बटे विलियन का घनत्व, और गुणे में 1000। अब देखो आंसर आ जाएगा। इसका मोल निकल ही गया है हमारा। ग्लूकोज का मोलक संख्या कितना है? विलेय का क्वेश्चन मार्क बटे विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान कितना है? देखो विलियन कहाँ लिखा है मैंने, ये देखो विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 100 बटे विलियन का घनत्व। तो देख लो घनत्व जो दिया वो विलियन का ही दिया होगा। देखो लिखा है ना विलियन का घनत्व, क्योंकि विलियन हमें चाहिए ना, इसलिए विलियन का ही दिया है। क्योंकि सवाल भी बनाने वाला भाई सोच समझ के बनाएगा ना। कितना दिया है घनत्व हमारा? 1.20, 1.20 और गुणे में 1000। ठीक है, अब आपको ये बात तो पता है, बटे के नीचे होता कोई भी चीज तो पलट जाता है। तो क्वेश्चन मार्क और 1.20 ऊपर चला जाएगा, 1.20, और 1000 पहले ही से मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और नीचे में केवल 100 बचा, 10 कट गया। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आपके पास ये जो भी वैल्यू आया होगा इससे गुणा कर दीजिएगा, गुणा करने के बाद 10 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब तीनों समझ आया? क्लियर हुआ? देखिए आपको हिंट दे रहा हूँ पूरी तरह से। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अगले तरह के सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल अगर देखा जाए तो हम लोग राउल्ट के नियम पे आ गए, वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक अवनमन वाला। ठीक ना, अणुसंख्य गुणधर्म का पहला वाला। तो ये फार्मूला कैसे आया? ये फार्मूला कई बार मैं बता चुका हूं आपको, सही कह रहा हूं नहीं? कई बार बता चुका हूं, फिर भी इस बार हल्का सा हिंट दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। क्योंकि मैं हमेशा हिंट देने के बाद ही सवाल कराता हूं, क्योंकि सवाल आपको महसूस होना जरूरी है। नहीं तो आपको रटा रटाया बोल दूंगा तो इसका मतलब यही हो गया कि सर जी यहाँ क्वेश्चन लगाए हुए हैं, नीचे आंसर है, उसी को बोल दे रहे हैं, क्या मतलब है? उतना तो हम घर पे भी कर लेंगे। तो ऐसा तो काम नहीं करूंगा मैं ना, पहले मैं महसूस कराऊंगा कि एक्चुअली में फार्मूला कैसे आया, ताकि तुम्हें पूरी तरह से भरोसा हो जाए कि यहाँ पे ये सब चीजें केवल और केवल समय बचाने के लिए लाए गए हैं, अपने सुविधा के लिए नहीं लाया हूं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे
कह रहा है वाष्प दाब वाला जब भी देने लगे, ठीक ना, वाष्पशील, वैद्युतानब घट, ये सारी चीजें, तो उसको थोड़ा सा महसूस करो, फील करो, फिर समझाता हूँ क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ध्यान देना, यहाँ जो बता रहा हूँ ध्यान देना। जैसे मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, अभी वो फार्मूला प्रूफ तक कर दूंगा इस फार्मूले को, ताकि जब तुम डेफिनेशन तैयार करो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो ये सारी चीजें सीख सको क्या होता है, ध्यान दो, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो है मेरा केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का, इसलिए पूरा दम लगा रहा हूँ कि अच्छे से आप सीख लो। तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या करना है कि मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, अब कंटेनर में मान लो ए नाम का मैंने कोई द्रव लिया, किस नाम का, ए नाम का मैंने शुद्ध द्रव लिया, ठीक है। शुद्ध द्रव का मतलब होता है कि ए के अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं मिला हुआ है। अगर ए के अलावा कुछ और नहीं मिला हुआ है तो जब हम इसे गर्म करेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे, जब हम इसे टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और जैसे ये गर्म होते 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 जैसे जैसे गर्म होता जाएगा, क्या करेगा, सतह पे दाब लगाता जाएगा, क्या लगाता जाएगा, दाब लगाता जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब इसका दाब वायुमंडल दाब से अधिक हो जाएगा, तो ये जितने भी ए वाले अणु हैं वो क्या हो जाएंगे, गैस बन के, भाप बन करके बाहर निकलने लगेंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वाष्प में बदलने लगेंगे। तो वाष्प में बदलने के लिए जो इन्होंने दाब लगाया, वाष्प में बदलने के लिए जो इन्होंने दाब लगाया, किस चीज में बदलने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए, किस में बदलने के लिए, किस में बदलने के लिए, बताइए, किस में बदलने के लिए भैया, वाष्प में बदलने के लिए। तो वाष्प में बदलने के लिए जो इन्होंने दाब लगाया उसे बोला गया वाष्प दाब, और इसे पी से इंडिकेट किया जाता है। और अगर ये शुद्ध है तो शुद्ध के लिए यहाँ लगाया जाता है नोड, क्या लगाया जाता है, पी नोड। अब यहाँ पे देखो तुम्हें पी नोड का मतलब समझ आ गया होगा। पी नोड का मतलब होता है ऐसा द्रव जो शुद्ध है, ठीक है, और वाष्प में बदलने के लिए जितना उसे दाब की जरूरत पड़ी, जितना दाब की उसे जरूरत पड़ी होगी वो क्या है, उसका वाष्प दाब है, ठीक है। इतना समझ आया। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सपोज करने में क्या जाता है, नहीं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 100 बार का 100 बार मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 100 बार का दाब लगा, यहाँ पे 100 बार मात्रक होता है, ठीक ना। मान लेते हैं दाब कितना लगा, 100 लगा। थोड़ी देर के लिए समझ लो, सपोज करो, कल्पना करो, ठीक है, थोड़ा सा समय दो मुझे, 2-3 मिनट, बहुत बेहतर समझाऊंगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, यही सेम कंटेनर है हमारे पास, यही सेम कंटेनर, थोड़ा जूम किया हूँ, बड़ा नहीं किया हूँ, जूम किया हूँ कंटेनर को जूम कर दिया हूँ समझाने के लिए, बड़ा नहीं किया हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या था, पहले ए था, ठीक है, ए था। एक मजे की बात आपको सिखाता हूं, ए क्या था, वाष्प में बदल गया था ना। तो जो चीज वाष्प में बदल जाता उसे वाष्पशील द्रव कहते हैं। वाष्पशील द्रव का मतलब होता है वोलाटाइल सॉल्यूशन, या वोलाटाइल लिक्विड कह सकते हो। वोलाटाइल का मतलब जो वाष्पशील हो, जो वाष्प में बदल जाए। अब हमने क्या किया, इस वाले में हमने बाहर से कुछ मिला दिया। इस बार क्या किया, गर्म करने से पहले बाहर से कुछ मिला दिया, ठीक ना। बाहर से मैंने बी नाम का कोई द्रव डाल दिया, बी नाम का द्रव। लेकिन बी नाम का जो द्रव डाला था मैं, वो अवाष्पशील था, अवाष्पशील था। अवाष्पशील का मतलब होता है कि द्रव, ये अवाष्पशील का मतलब होता है कि ये भाप नहीं बनेगा, कितनों गर्म करोगे बी गैस में नहीं बदलेगा। ये जो बी जगह जगह पे आ गया, बी जगह जगह पे जो आ गया, बी जगह जगह पे जो आ गया, ये बी जो है ये वाष्प में नहीं बदलेगा। जब तुम इसे गर्म करोगे ना भैया, जब तुम इसे गर्म करोगे इस तरह से, तो क्या होगा, ए तो वेपराइज हो जाएगा, ए तो वेपराइज हो जाएगा, लेकिन बी नहीं हो पाएगा। और अगर बी वाष्पशील होता, वाष्पशील होता, तब ए वेपराइज हो पाता। समझ आए मेरी बातें, तब ए वेपराइज हो पाता। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वाष्पशील है, ठीक है, तो बी भी वेपराइज हो गया। मान लेते हैं क्या हो गया, बी भी वेपराइज हो गया। वेपराइज होने का मतलब वाष्प में बदल गया। तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या अब ये शुद्ध है या मिश्रण हो गया? तो कहोगे अब शुद्ध नहीं रहा, अब शुद्ध नहीं रहा। शुद्ध का मतलब अकेला। अब यहाँ 2 लोग हो गए तो इसे शुद्ध द्रव नहीं कहोगे। अब यहाँ 2 लोगों का मिश्रण हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मिश्रण हो गया, इसलिए शुद्ध नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो बी भाप बना, तो बी को भाप बनने के लिए बी ने क्या लगाया होगा, दाब लगाया होगा, तब बी वाष्प में बदला होगा। बी ने क्या लगाया होगा, दाब लगाया होगा, बी वाले ने दाब लगाया होगा, तब ना भाप में बना। उसी तरह ए वाले ने दाब लगाया होगा, तभी ना भाप में बना। लेकिन नोड नहीं लगाओगे। अब नोड क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि नोड कब लगाया जाता है, जब वो प्योर हो, शुद्ध हो। जब 2 लोगों का मिश्रण हो जाए तो वहां से नोड हट जाता है। तो यहाँ पे अगर 2 लोगों का मिश्रण है तो बी वाले का दाब कितना है, पी बी, और ए वाले का दाब कितना है, पी ए। अगर इनको जोड़ दूं
तो इसे बोला जाएगा पी टोटल। पी टोटल का मतलब कुल दाब, क्या बोलेंगे इसे, कुल दाब। अब दो लोगों के मिलने से पता है विलियन बन जाता है, इसलिए इसे विलियन का दाब बोल देते हैं। पी यस भी लिख देते हैं, यस का मतलब सोल्यूशन, यस का मतलब सोल्यूशन। अब एक मजे की बात बताता हूं कि जब दो लोगों को मिला दोगे, मजे की बात यह है कि जब दो लोगों को मिला दोगे तो मिलाने के बाद जो दाब बनेगा टोटल उसे बोलेंगे पी टोटल। ठीक है, यहां तक समझ आया। मान लेते हैं पी टोटल मेरे पास, आपको लग रहा होगा कि यहां अकेला था तो इतना था, दो लोग हो गए तो ज्यादा दाब हो जाएगा, नहीं, बल्कि दाब और घट जाएगा। दाब क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर के घट जाएगा। मान लेते हैं दोनों मिलाकर के सपोज दैट 80 आया, ठीक है, दोनों मिला के 80 आया। तो मिलाने से पहले दाब कितना था, 100 था ए वाले का, मिलाने के बाद दाब कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, बात समझो। तो तुम्हें करना क्या है कि शुद्ध वाले का जो दाब है पीए का दाब और बिलियन वाले का दाब अगर घटा दिया जाए तो घटाने के बाद जो मिलेगा तुम्हें, इसे बोला जाता है वाष्प दाब का अवनमन। क्या बोला जाता है, वाष्प दाब का अवनमन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाष्प दाब का अवनमन बोला जाता है। यानी तो क्या मिलता है, वाष्प दाब का अवनमन मिलता है। अगर यहीं पे पूछा जाए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, अवनमन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, ये जो है ना इसी को सेम रखना है और जो पी नोड है ना उसको डिवाइड में कर देना है। तो जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और ये जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है ना भैया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है, ये जो तुमने बाहर से मिलाया था ना, बाहर से किसको मिलाया था, बी को मिलाए थे ना, बाहर से किसको मिलाए थे, बी को मिलाए थे। तो जिसका मात्रा कम होता है वो विलेय होता है। तो जो विलेय का मोल प्रभाज होगा, मोल प्रभाज किसका, विलेय का, ठीक है, एक्स लिख देते हैं। ठीक है, जो मोल प्रभाज होगा उसके बराबर होगा। इसे ही राउल्ट का नियम भी कहते हैं, इसे ही राउल्ट का नियम भी कहते हैं। आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, मेरा वीडियो जा करके देखोगे राउल्ट के नियम वाला। तो ठीक है, अभी देखो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। इसको क्या लिख सकते हो, विलेय का क्या होता है, मोल कम आएगा, अब विलायक का मोल ज्यादा आएगा, तो ऊपर में विलेय के मोल को छोटे एन से लिख रहे हैं और विलायक के मोल को कैपिटल एन से लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे छोटे एन वाले को इसको निगलेक्ट अगर कर दें तो पी नोड माइनस पी एस बटे पी नोड बराबर यन बटे यन दिखेगा। मान लेते हैं कि जो ये है यन, ये कैपिटल यन से बहुत ज्यादा छोटा है, तो जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कैपिटल यन लिख दिया केवल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पी नोड माइनस पी एस बटे पी नोड। अब यन क्या है, मोल है, यन क्या है, मोल है। तो विलेय जो होता है, विलेय जो होता है और एक होता है विलायक। तो विलेय का जो वजन होगा वो विलायक से कम होता है, ए वाला कम होता है, तो वजन को स्मॉल डब्ल्यू से लिख रहा हूं और जिसका वजन ज्यादा होता है उसको कैपिटल डब्ल्यू से लिख रहा हूं। चलेगा यहां तक, ठीक है। और जिसका वजन कम है उसका जो आणविक द्रव्यमान आएगा यम, उसे स्मॉल यम से लिख रहा हूं, और जो ज्यादा मात्रा में उसके आणविक द्रव्यमान को, यानी आणविक द्रव्यमान को देखो याद रखना, आणविक द्रव्यमान जो निकालना भी सिखाया था मैंने, जो मोल निकालने के लिए बटे के नीचे लिखते हैं, जैसे पानी का 18 होता है, ठीक ना, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान को कई नाम से जाना जाता है, उसे मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, द्रव्यमान भी कहते हैं, अणु भार भी कहते हैं। इसलिए कंफ्यूज मत होना, न्यूमेरिकल में जब भी पूछा जाता है मोलर द्रव्यमान अणु भार नाम से ही पूछा जाता है। न्यूमेरिकल जो अभी न्यूमेरिकल दिखाऊंगा अभी मैं, समझ आ रहा है ना, इसमें जाने दो, अनगिनत न्यूमेरिकल तुम्हारा क्लियर होगा अभी। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, कैपिटल यम लिखूंगा आणविक द्रव्यमान को, क्योंकि विलायक है, ज्यादा मात्रा में है। तो बताओ यहाँ पे कम वाला कौन है, विलेय है ये। तो विलेय का जो यन को मैं हटा के चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, हाँ या ना। तो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल डब्ल्यू बटे, और कैपिटल यन के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल यम। अब इसे अगर थोड़ा सा हल कर दिया जाए तो पी नोट माइनस पी एस बराबर हो जाएगा पी नोट बराबर डब्ल्यू बटे यम, इंटू पलटोगे तो क्या हो जाएगा, यम ऊपर चला जाएगा और ये डब्ल्यू नीचे चला जाएगा। यही फार्मूला है जो यहाँ पे फार्मूला आया है, ये देखो। पी नोट का मतलब शुद्ध वाला, विलयन का, स्मॉल डब्ल्यू है इसका मतलब विलेय की बात हो रही है, डब्ल्यू है तो द्रव्यमान है विलेय का, कैपिटल डब्ल्यू है तो द्रव्यमान ये भी है लेकिन विलायक का है ज्यादा मात्रा वाला, स्मॉल यम है तो मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान है, अणु भार है लेकिन किसका, विलेय का। कैपिटल है, कैपिटल ज्यादा मात्रा में कौन होता है, विलायक होता है, इसका मतलब अणु भार तो है, मोलर द्रव्यमान तो है लेकिन किसका, विलायक का है। अब जरा ध्यान से देखो क्या सवाल कह रहा है, अब तुम्हें 4 चांद लग जाएगा सवाल में, ठीक है। और ये सवाल पूछा भी जाएगा इस बार,
ठीक है, 2025 में भी आया है, तो ये नहीं है कि यही सेम आ जाएगा, इसके वैरायटी का बहुत सारा क्वेश्चन लाया हूँ, देखते जाओ, कई सारे क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, अभी शब्द एक सुनो क्या बोला, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी पी। ठीक है, और शुद्ध बोल दिया तो क्या लग गया, नोड, इसका मतलब पी नोट का वैल्यू दिया है, कहीं दिया होगा देखना, पी नोट का इसका मतलब वैल्यू दिया है कितना, 0.850। क्लियर हुआ, मजा आ रहा है ना। फिर कहता है कि जो शुद्ध वाला था उसमें कुछ मिलाएगा, देखना ना, चोट्टा कहेगा कि कुछ मैंने मिला दिया, कितना, 0.5 ग्राम वाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य मिला दिया, जो मिलाया वो बन गया विलेय, जो मिलाया वो बन गया, कितना ग्राम मिलाया गया है, 0.5। तो द्रव्यमान है, ग्राम का मतलब द्रव्यमान, या तो स्मॉल डब्ल्यू होगा या तो कैपिटल डब्ल्यू, लेकिन 0.5 मिलाया गया है तो कम मात्रा में है, तो कम मात्रा वाला, अब भाई इसको मिलाया गया ना, देखो ना, 0.5 अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य ठोस को इतने ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो किसको घोला गया, इसको घोला गया, तो कम वाला स्मॉल डब्ल्यू बन गया, स्मॉल डब्ल्यू कम वाला बन गया, और जो 39 ग्राम है ज्यादा वाला वो कैपिटल डब्ल्यू बन गया, देख लो कैपिटल डब्ल्यू। अब तुम्हें लिखने में दिक्कत तो नहीं आएगी ना, क्लियर हो रहा है ना, मजा आ रहा है ना। अगर आपको क्लियर लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके हाइप पे क्लिक करो, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा रन कर सके, यही सपोर्ट करो मेरे लिए, ठीक है, और शेयर भी ज्यादा करना। अब देखो ध्यान से, तुम्हें यहां तक क्लियर हो गया, अब तुम्हें निकालना क्या है, आगे पढ़ता हूं, आगे कहता है कि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, अब लोग विलियन का वाष्प दाब बोल दिया, विलियन का वाष्प दाब यानी पी लिखकर वाष्प दाब यानी पी, बिलियन बोल दिया तो यस, बिलियन का वाष्प दाब इतना दिया हुआ है, लो भाई ये भी मिल गया आपको, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे कहता है कि ठोस का मोलर द्रव्यमान बताओ, मोलर द्रव्यमान यम को भी बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान कैपिटल यम को भी बोलते हैं। तो अब किसका पूछ रहा है, ठोस, तो ठोस कौन था, 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अनुघट्य ठोस, यानी ये था विलेय, यानी स्मॉल यम निकालना है, क्या निकालना है, स्मॉल यम, तो इसका मतलब कैपिटल यम दिया होगा, तो कैपिटल यम देखो ब्रैकेट में दिया है, मोलर द्रव्यमान दिया है ना बेंजीन का 78, तो कैपिटल यम आपको दिया हुआ है, स्मॉल यम निकालना है, क्या निकालना है, स्मॉल यम निकालना है, यहाँ गलती से कैपिटल यम लिखा है, स्मॉल यम है, ठीक है। अब स्मॉल यम निकालना है तो फार्मूले की तरफ चलते हैं, फार्मूला हमारा क्या है, पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट, फिर क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्मॉल डब्ल्यू बटे यम, फिर क्या है आपका, फिर आपका यम बटे डब्ल्यू, यही है दोस्तों। अब इसका वैल्यू निकालना है, बाकी ये भी दिया है, 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 वैल्यू रखिए और इसे अकेला करके निकाल लीजिए, समझ आई मेरी बातें। तो यहां तक कर पाएंगे या नहीं, इसे कैलकुलेट कर पाएंगे, देख लीजिए कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करिए, देखिए ध्यान से आराम से रिलैक्स होकर समझिए, इसको अकेला करना है, इसको अकेला करना है, तो वैल्यू पहले पूरा पुटअप कर लीजिए, फिर यहाँ पे घटा दीजिए, घटाने के बाद इधर के वैल्यू को ऊपर वाले को इधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे बचेगा, फिर पलट दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो मेरा बेसिक कैलकुलेशन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इस वैरायटी का सवाल समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ। इसी वैरायटी पे काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए एक क्वेश्चन ये है आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। यहाँ भी क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान, ज्यादातर देखो यम ही निकालने को देगा, ज्यादातर क्या देगा, यम निकालने को ही देगा, 2024 में आया है, 2025 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह और क्वेश्चन है, इसको भी आप करोगे, देखो ठीक ना, अणुभार, अब अणुभार बोल दिया तो कंफ्यूज तो हो गए नहीं, फार्मूला वही सेम है, अणुभार किसका बोल रहा है, विलेय का, यानी स्मॉल एम पूछ रहा है, अणुभार बोलो चाहे मोलर द्रव्यमान, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करोगे, होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन सेम है, होमवर्क है, बोला ना प्रैक्टिस के लिए काफी सारा क्वेश्चन लाया हूं। तो देखो इतने सारे क्वेश्चन पटर पटर बोल के कराने से अच्छा था एक ही पे मैंने ज्यादा फोकस किया, ताकि पूरी राज समझ आ जाए सवाल का, अब आसानी से इसे हैंडल कर पाओगे, ठीक है। होमवर्क रहेगा, करना जरूर, अगर नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जानेगा फिर, ठीक है। ये भी होमवर्क रहेगा, SW नोट करते जाना, ठीक है, ऊपर कर दे रहा हूँ, इसका आंसर भी देख सकते हो, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे बढ़ता हूँ, ये भी होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये भी होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग का जो क्वेश्चन आ गया, ये आ गया क्वथनांक में उन्नयन और एक होता है क्वथनांक में अवनमन, ठीक है। तो इन तरह के क्वेश्चन को जैसे ही करेंगे तो हम लोग का बहुत बड़ा लेवल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में अवनमन, ये 2 क्वेश्चन हो गए, और राउल्ट वाला हो गया 3 वैरायटी का क्वेश्चन, और चौथा वैरायटी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका परासरण दाब वाला, ठीक है। इतना अगर इस विलियन वाले चैप्टर से कर लेते हो तो समझ लो बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आपकी पकड़ बहुत तगड़ी हो जाती है, बात सही कह रहा हूं, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है
सबसे पहले तो कह रहा है क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, तो इस तरह का ना कभी कभी न्यूमेरिकल के साथ साथ परिभाषा भी चिपका देता है, ठीक है। तो परिभाषा तो मैं अलग से बता चुका हूं, तो बताने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे एक एक चीजें जान लो। फिर आगे कहता है कि एक द्रव का क्वथनांक इतना दिया हुआ है, द्रव का क्वथनांक इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, जो द्रव का क्वथनांक दिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है कि एक द्रव का क्वथनांक हमें इतना दिया है, तो इसमें इसका मतलब द्रव में अभी कुछ मिला नहीं है। जब कुछ मिला नहीं होगा तो जो क्वथनांक यानी जो टेम्परेचर होगा वो शुद्ध होगा। पीबी जो होगा, पीबी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, और टी का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ क्या लगा होगा, नोड लगा होगा। क्या लगा होगा, नोड। शुद्ध रहेगा तो नोड लगा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब पीबी नोड आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है। जब भी आपको बोले कि एक शुद्ध द्रव का क्वथनांक कितना है या एक द्रव का क्वथनांक कितना है, तो समझ लेना डेल्टा, तब समझ लेना टीबी नोट की बात कर रहा है, ठीक है। फिर आगे कहता है कि 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय मिला दिया गया। अब देखो, बोल दिया ना 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय मिला दिया गया। अब 2 ग्राम है तो क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू होगा। अब आगे बताने की जरूरत है नहीं, समझे गए। 2 ग्राम क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू। कितने में मिलाया गया है, 100 ग्राम द्रव में घोला गया है, यानी कैपिटल डब्ल्यू मिल गया तुम्हें। 100 ग्राम द्रव में घोला गया है, यहां तक क्लियर हुआ। फिर कहता है घोलने पर विलयन का क्वथनांक, अब बिलियन बोल दिया, अब बिलियन का क्वथनांक बढ़ करके इतना हो जाता है। बिलियन का क्वथनांक बढ़ करके इतना हो जाता है। तो जब बोलेगा ना कि बढ़ करके इतना, क्योंकि उन्नयन का मतलब बढ़ना होता है, अवनमन का मतलब घटना होता है, ये बात याद रहे ना, ठीक ना। तो बढ़ करके इतना हो जाता है। तो ये जो दिया है ये टीबी का दे दिया वैल्यू। किसका दे दिया आप, टीबी का वैल्यू दे दिया। तो बढ़ करके कितना हो जाता है, 350.50। 350.50 किसका हो गया, टीबी का। अब यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक एक से सुनते जाओ। स्मॉल डब्ल्यू 2, कैपिटल डब्ल्यू 100, इसका मतलब बता ही दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ता हूं। फिर कहता है विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी मोलर द्रव्यमान यानी यम या तो कैपिटल यम। तो क्या निकालना है, विलेय निकालना है, यानी ए निकालना है मुझे समझ रहे हो, यानी हमें क्या निकालना है, स्मॉल यम निकालना है। क्या निकालना है, स्मॉल यम निकालना है मुझे, ठीक है। स्मॉल यम निकालना है, ठीक है। फिर आगे कहता है द्रव के लिए डेल्टा के बी का मान इतना दिया हुआ है, ठीक ना। अभी क्या होता है ध्यान से समझो, इसे स्थिरांक कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, उन्नयन स्थिरांक कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मोलल उन्नयन स्थिरांक कह सकते हो के बी को। और इसका वैल्यू कितना दिया है, इतना। अब स्टेप बाय स्टेप समझो। ये दिया है हमें, ये दिया है हमें, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ठीक है। यहां तक, इसकी बात अभी बाद में करूंगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब मुझे क्या निकालना है, यम निकालना है। अब यहाँ बात हो रही है क्वथनांक में उन्नयन की, तो उन्नयन वाले फार्मूले पे तुरंत जाओगे। तो उन्नयन वाले का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझो। डेल्टा टी बी बराबर, वहां देखो 1000 गुड़े के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब बताओ तुम्हें यम निकालना है, तो इसको इधर भेज दोगे, इसको इधर भेज दोगे, तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 गुड़े के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी बी गुड़े डब्ल्यू। अब देखा जाए तो तुम्हारे पास लगभग वैल्यू है। इसका वैल्यू तुम्हारे पास दिया हुआ है कितना, 2.50। स्मॉल डब्ल्यू तुम्हें 2 ग्राम दिया है, डेल्टा टी बी नहीं दिया। डेल्टा टी बी का मतलब होता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, इसी को ही डेल्टा टी बी कहा जाता है। क्वथनांक में उन्नयन निकालते कैसे हैं, क्वथनांक में उन्नयन निकालते कैसे हैं, जब मिलाने के बाद जो बिलियन का नया क्वथनांक आया था, ज्यादा जो बढ़ गया था, वो ज्यादा वाला वैल्यू यानी डेल्टा टीबी में से शुद्ध वाले वैल्यू को, कम वाले वैल्यू को अगर घटा दिया जाए तो जो आएगा उसे तुम्हें बोलोगे क्वथनांक में उन्नयन। तो वही चीज यहाँ किया गया, घटाने के बाद 0.50 आ गया है। तो यहाँ पे 0.50 गुड़े कैपिटल डब्ल्यू पता ही है, 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम है। अब बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं, बिना झूठ बोले ईमानदारी से बताइए, यहाँ तक क्लियर है आपको। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, अब इसे हल नहीं किया जा सकता, क्या इसे हल नहीं किया जा सकता। अब इसी सवाल को कैसे घुमा फिरा के पूछेगा, अब ये भी सुन लीजिए आप। आपको कभी कभी क्या करेगा कि स्मॉल यम दे देगा, स्मॉल यम दे देगा, आपको ये पूछ देगा। तो आप ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आप पढ़ते जाना, वैल्यू क्या क्या दिया है उसको रख लेना, रखने के बाद फार्मूला लिखना, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या क्या हमारे पास वैल्यू है और क्या मिसिंग है, उससे तुरंत आप तय कर लोगे कि क्या निकालना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको कोई जरूरी नहीं कि एज इट इज दे, हो सकता है वो ऐसे कान पकड़ने के बजाय घुमा के कान पकड़ेगा। तो आप रटने वाले बच्चे नहीं हो, आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, फील कर रहे हो चीजों को, तो किसी भी तरह से करोगे आप विजय सर के मेरे भाई बहन हो, स्टूडेंट हो, दहाड़ोगे आप बोर्ड एग्जाम में। समझ आई मेरी बातें। तो इसको कैसे हैंडल करना है, क्लियर हुआ या नहीं, पक्की बात मानो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन भी है, इसे हैंडल करिएगा। देखिए पीछे थोड़ा चलता हूं, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कैलकुलेशन भी है, कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। फिर एक क्वेश्चन ये है, देख लीजिए यहाँ पे,
ठीक है, किसी कीमत पे गन्ने की शक्कर वाला किसी कीमत पे मत छोड़िएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में आप पछताओगे, लिख के रख लो स्टाम्प पेपर पे पछताओगे, ये तो दे चुका हूँ, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखो पेज लाने का फायदा ये हुआ ना कि जल्दी से जल्दी हो रहा है सब चीज, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। अगले वैरायटी क्वेश्चन पे आए तो क्वथनांक का अवनमन है। अब फार्मूला देखो सेम है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो जो मैंने फार्मूला लिखा है, कहाँ गया भाई, ये लिखा है ना ये वाला, इसको तुम अगर क्वथनांक के अवनमन में लिखना चाहो तो बस थोड़ा चेंजेस करो, डेल्टा टी बी की जगह टी एफ कर लो, ठीक ना, 1000 सेम रखो, गुड़े सेम रखो, थोड़ा हटा देता हूँ ये सब मिटा करके, ठीक ना, सेम रखो गुड़े में, ठीक है, एक तैयार रखो, दूसरा अपने आप हो जाएगा, के बी है तो के एफ कर लो, इंटू स्मॉल डब्ल्यू कर लो, ठीक ना, यहाँ यम कर लो, यहाँ कैपिटल डब्ल्यू कर लो, सेम हो गया फार्मूला। समझ रहे हो, तो एक तैयार रहेगा, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, सेम है, कोई दिक्कत कोई टेंशन की बात नहीं, आप खुद देख सकते हो, मैच करा सकते हो, ठीक है। अब वही सवाल पैटर्न सेम यहाँ पे घुमा के रखा गया है। अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ कह रहा है कि एक वैद्युत विलयन इतना ग्राम को इतने ग्राम बेंजीन में घोला गया, लो एक ही बार में तुम्हें स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू मिल गया, जो घोला गया है स्मॉल डब्ल्यू है, जिसमें घोला गया है कैपिटल डब्ल्यू है, ये तो पहले बता दिया, जिसका कम द्रव्यमान होता है वो स्मॉल डब्ल्यू, जिसका ज्यादा द्रव्यमान होता है वो कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, पहचानने का तरीका भी बता दिया। फिर कहता है घोलने पर हिमांक में इतना केल्विन की कमी आ जाती है, हिमांक में इतना केल्विन की कमी आ जाती है, लीजिए पहले ही बोल दिया कितनी केल्विन की कमी आ जाती है, इसका मतलब डेल्टा टी एफ आपको पहले ही दे दिया, डेल्टा टी एफ आपको पहले ही दे दिया, ठीक है, तो डेल्टा टी एफ की कमी आ जाती है। फिर कहता है बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक कितना है, लो भाई स्थिरांक यानी कि हिमांक यानी यफ 5.2 है, 1.2 है। फिर कहता है विलय यानी यम का मोलर द्रव्यमान बताइए क्या है, तो लो वही चीज आ गया, फिर से ये वैल्यू दिया ही, ये वैल्यू दिया ही, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, ये पुटअप करके आंसर आ गया। अब बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, अब ऐसा फील हो रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है कि हाँ सर ये सब आएगा तो अब एकदम अच्छे दहाड़ लोगे, ठीक है, और जो अच्छे से शुरू से मेरे को फॉलो कर रहा है तो उसका रिवीजन होता जा रहा होगा। तो बताओ ये क्वेश्चन करोगे या नहीं, 100% निकाल लोगे इस क्वेश्चन को, देखो कोई दिक्कत की बात है नहीं ना, पूरा हिंट दे दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन डन रखो 2026 में, जो मैं एस्टिमेट करता हूँ वो आता भी है, ऐसा भी जो 2026 लिख दिया, बहुत लोग सोच रहे होंगे ऐसा ही मजाक में लिख दिया, तो जब देखेंगे बोर्ड एग्जाम में जाकर के भाई ये तो सच बोल रहा था टकला। टकले नहीं है, बाल है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, ये भी होमवर्क में रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, ये भी होमवर्क में रहेगा तुम्हारा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन यहाँ तक गया है, कोई दिक्कत आए बताना, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलें, ये भी होमवर्क रखो, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर आप मेरे को मानते हो जरा भी, अगर रिस्पेक्ट करते हो कि कहीं ना कहीं बंदा हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो प्लीज मेरी बात का रिस्पेक्ट करना और इन सारी चीजों को हर हालत में प्रैक्टिस करना, इससे ना बहुत मजबूती से पकड़ बन जाएगी आपकी, समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको बता ही चुका हूं कि 13-14 तारीख तक ही आप इधर जितना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ करना चाहो कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद पूरा माइंड आपका पूरा फोकस हो जाएगा किस पे, हिंदी की तरफ, पूरा टर्न हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा खेल, ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर है ये, इसको भी ले लेना, हाँ यही क्वेश्चन तो है, ये भी 2026 में आने का चांसेस भरपूर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, एथिलीन ग्लाइकोल वाला। अगले क्वेश्चन पे चले तो आ गया परासरण दाब वाला क्वेश्चन। अब परासरण दाब का फार्मूला एक बार मैं लिख देता हूं, समझा देता हूं क्या होता है, फिर सवाल ऑटोमेटिक इजीली तरह से समझ में आने लगेगा। परासरण दाब को तो पता ही है, पाई से इंडिकेट करते हैं, और फार्मूला होता है परासरण दाब का पाई इज इक्वल टू CRT होता है, या कई जगह सी की जगह पे यस भी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, यस भी लिखा होता है। तो सी क्या है, सांद्रता है, सी क्या है यहाँ पे, सांद्रता, या मोलरता जो लिखते हो ना वही है, ठीक है। तो सांद्रता का फार्मूला पता ही है क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, तो मोल पर लीटर किसमें मिलेगा, मोलरता का ही मात्रक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी हटा करके मोल पर लीटर, मोल किसको लिखते हैं यन से, मोल को किससे लिखते हैं यन से, लीटर किसको लिखते हैं भी से, तो सी हटा करके यन बटे भी लिख सकते हो और हो जाएगा RT, ठीक है। तो इस फार्मूले का जोर लगा के यूज होगा यहाँ पे। अब एक और चीज मजे की चीज लिख देता हूँ, यन को तुम तोड़ सकते हैं, यन क्या होता है, विलय होता है, स्मॉल यन लिखा हो ना, तो स्मॉल यन किसके लिए होता है, स्मॉल यन विलय के मोलों की संख्या के लिए होता है, तो इसका द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान होता है, यानी मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो यन को हटा करके W बटे यम RT बटे भी लिख सकते हो। देख लो इतनी सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब चीजें रटाते हैं रटाने वाले लोग, ठीक है। इसे ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे W RT बटे में यम इंटू भी हो जाएगा, एक नया फार्मूले का जन्म हो जाएगा, समझ रहे हो। यम अगर इधर भेज दो, यम अगर इधर भेज दो, आणविक द्रव्यमान ज्यादातर पूछता ही है, बता ही चुका हूं मैं, मोलर द्रव्यमान ही देखो ज्यादातर पूछेगा, ये बात याद रख लो, क्या ज्यादातर पूछेगा, मोलर द्रव्यमान, ठीक है।
मोलर द्रव्यमान या अणु भार भी बोल सकते हो। तो अब देखो वही चीज इस सवाल में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, फिर से मैं 2026 यहाँ डाल रहा हूँ, तो समझ लो किसी न किसी सेट में चिपकने वाला है। ठीक है, तो कह रहा है एक ठोस के, अब देखना ना तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि अब पूरा खेल समझ गए हो ना। देखना ना, एक ठोस 1 इतना ग्राम, अब कम मात्रा में है तो समझ गए विलेय है। क्या है? विलेय, यानी स्मॉल डब्लू है। ठीक है, स्मॉल डब्लू देखो कहीं लिखा भी होगा, देखो लिखा है ना स्मॉल डब्लू। ठीक है ना, इतने को इतने सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना अगर मिलीलीटर या फिर लीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब में अगर कभी भी दिया हो तो समझ लेना वो आयतन दिया है। क्या दिया है? आयतन। तो कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में घोला गया है। कौन? इसको, एक ठोस को। समझ रहे हो? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो तुम्हें 200 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो भी मिल गया, आयतन मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया। क्या मिल गया भैया? आयतन मिल गया। फिर आगे कहता है कि 300 केल्विन पर टेम्परेचर मिल गया, लो ये भी। फिर आगे कहता है 300 केल्विन पर विलयन का पराशर दाब, लो पराशर दाब भी मिल गया। पराशर दाब इतना बार है तो मोलर द्रव्यमान यानी यम का वैल्यू बताओ। तो यम कैसे निकालना है समझ, आगे मैं नहीं बोलूंगा ना तो भी कहते हैं सर जी अब रहने दीजिए, हम समझ गए, पूरा माजरा समझ गए केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का। ठीक ना, ऐसे सीखा जाता है। जो इस वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देख रहा होगा, 100% कह रहा हूं उसे मजा आ रहा होगा, 100% मजा आ रहा होगा। क्योंकि इस बार मैं ना एकदम ऐसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, जैसे अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ ना मैं, उस तरह एकदम फील करा के। मैं ये सोच भी नहीं रहा हूँ कि ये वीडियो कितना लंबा जाएगा, कितना स्लो जाएगा, क्या जाएगा, पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुंचाने की अपनी पूरी बात। ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में नहीं हूं। यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन पराशर दाब पे फिर वही चीज आ गया, ये देख लीजिए वही फार्मूला सेम है। तो कर पाओगे या नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पराशर दाब पे। ये देखो सब होमवर्क है, पराशर दाब पे जितना भी होगा सब होमवर्क है, ट्राई जरूर मारना है आपको। ठीक है, ये वाला भी, ये वाला भी। ठीक ना, 2025 में देखो ये पूछा भी गया। देखो यहाँ पे आ भी गया आखिरकार। देखो 5% वेट बाई वॉल्यूम दिया है कि नहीं, वहां पे दिख रहा है, थोड़ा जूम कर दें। देखो क्वेश्चन देखो, अब यही में पूरा वैल्यू छुपा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सही बोला कि नहीं मैं? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 5 है ये किसके लिए होता है? विलेय के लिए। और परसेंटेज से यहाँ मिलाते क्या होता है? विलियन के लिए। तो विलेय का क्या होना चाहिए, द्रव्यमान या आयतन? द्रव्यमान है, डब्ल्यू का मतलब द्रव्यमान। कितना दिया है? 5 ग्राम। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ क्या होता है? विलियन होता है। तो विलियन, अब ये कहाँ जा रहा है? इधर की तरफ। आयतन यानी मिल रहा है, तो विलियन का क्या होगा? द्रव्यमान या आयतन? आयतन होगा। तो आयतन कितना दिया हुआ है? परसेंटेज का मतलब 100। अब आयतन दे दिया तो किस में लिखेंगे? मिलीलीटर में लिखेंगे, ग्राम में न लिख करके। मजा आया? ठीक है, वही चीज यहाँ दिया हुआ है, देखना ना, सब चीज यही चीज लिखा होगा यहाँ पे। देखो 5 ग्राम हो गया, देखना कहाँ गया सवाल भाई, यही है ना, ये चीज देखो, ग्लूकोज की घुली हुई मात्रा 5 ग्राम हुआ। अब इसको मिलाओ तो यहाँ पे देख सकते हो 5 का मतलब हो गया 5 ग्राम, और आयतन हो गया तुम्हारा बिलियन का। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट आराम से कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो हम लोग फार्मूले में आर लिखते हैं ना, तो उसे यस भी कह सकते हो, आर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे सवाल इसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को अगर छोड़ोगे तो आपका नुकसान होगा, कोई ना कोई पक्का फंसेगा इसमें से। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले तो ये भी पराशर दाब पे है, लेकिन इसमें वन ठप गुणांक यूज कर दिया है। तो वन ठप गुणांक जब यूज कर देता है तो कैसे करते हैं, ध्यान से समझो। कभी भी वन ठप गुणांक चाहे उन्नयन में करे, क्वथनांक के उन्नयन में, चाहे क्वथनांक या अवनमन में, चाहे वन ठप गुणांक में, कुछ नहीं होता है, केवल और केवल आई का मल्टीप्लाई हो जाता है। आई का मतलब होता है वन ठप गुणांक। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मेरा जो बिलियन वाला चैप्टर है उसमें वन ठप गुणांक का जो पर्सनल वीडियो है उस पर जाके देखोगे तभी समझ पाओगे। ठीक है, तो उसे जरूर जाके देखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल की तरफ, यानी वैद्युत रसायन वाले में, जिसमें 3 न्यूमेरिकल सबसे वायरल होता है। एक होता है ईएमएफ निकालना, दूसरा होता है का मोलर चालकता निकालना, जो कि सबसे टॉप पे रहता है न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद फैराडे वाले नियम पर। ठीक है, तो तीनों में करा रहा हूं, ध्यान से देखना, एकदम सटीक तरीके से समझ आ जाएगा, और ये सारी चीज एकदम इतना ईजी लगने लगेगा कि मजा आ जाएगा आपको। ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं। जब भी ईएमएफ निकालने की बात करता हूं या फिर गिब्स फ्री एनर्जी निकालने की बात करता हूं, तो मैं ट्रिक की जरूर बात करता हूं, क्योंकि ट्रिक के दम पे ये सारी चीज एकदम आसान बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टूडेंटों को पता नहीं होता है कि ए वाला सिंपल वाला फार्मूला कब यूज होता है और कब ये निर्दिष्ट वाला फार्मूला अप्लाई करना होता है, यही बहुत लोग नहीं जानते हैं, रटते रह जाते हैं। तो ध्यान से सुनना, एक बड़ा मस्त ट्रिक बता रहा हूं। कभी भी सवाल जब देखोगे तो इस तरह से जरूर दिया रहता है। ठीक है, देख लो, इस तरह से लिखा हुआ जरूर मिलेगा, जैसे जिंक हो गया, फिर एक सीधी लाइन होगी। ठीक है, फिर इधर Zn2+ हो गया, फिर यहाँ डबल लाइन दिखेगी। डबल लाइन क्या है? सॉल्ट ब्रिज है, लवण सेतु का सिंबल है। ठीक है, और लवण सेतु के इधर जो भी है वो कैथोड का काम करेगा हमेशा, ये ट्रिक समझ लो। दूसरा कि इधर वाला जो होगा वो एनोड का काम करेगा हमेशा, ये बात याद रहेगा, पहला चीज समझ है। दूसरा
ठीक है। अगर तुम्हारा इस सवाल में जब भी इस तरह का तुम्हें अगर दिया हो, मेरी बात को बड़े गहराई से सुनो, जब भी इस तरह से दिया हो और अगर यहाँ पे 1 मोलर और 1 मोलर दोनों जगह दिख रहा हो, तो समझ लेना कि ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए इसे हम जो इधर लिखा हूं ना, इसे वैद्युत वाहक बल ही ईएमएफ ही कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना, ई नोट सेल को ईएमएफ ही कहते हैं। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम सिंपल फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, निर्नष्ट वाले का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सवाल में देखा जाए 1 मोलर दिया है, इसलिए यहाँ सिंपल फार्मूले का यूज होगा। यहाँ 1 मोलर दिया है, यहाँ सिंपल फार्मूले का यूज होगा। मन में चलेगा कि अगर मैं निर्नष्ट यूज कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को और ज्यादा उसमें ढकेल रहे हो, कंफ्यूजिंग वाली चीजों में तो ढकेलो, मेरे को क्या है। ठीक है, लेकिन मैं तो सही बता रहा हूं। यहां पे देखो निर्नष्ट यूज कर दिया, लेकिन यहां पे चुतियापा किया है। ठीक है, यहां भी निर्नष्ट नहीं, यहां डायरेक्ट कर दिया, यानी कहीं यहां पे देखा जाए तो कहीं निर्नष्ट लगा रहा है, कहीं कुछ लगा रहा है, लेकिन मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, सीक्वेंस समझो। जब भी आपको यहाँ 1 मोलर दिखे तो समझ लेना आपको सिंपल फार्मूला लगाना है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि फार्मूला लगाना। अब रही बात करेंगे कैसे, तो करने के लिए तरीका बताता हूं, ध्यान से समझो। ये जो आपको दिया रहेगा उसके अलावा भी वैल्यू दिया रहेगा, इसका भी वैल्यू, यानी एनोड वाले का अलग से वैल्यू दिया रहेगा, कैथोड वाले का अलग से वैल्यू दिया रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, इसको देने के बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, एक वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और एक वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पहचानना होता है कि ये वैल्यू कौन सा कैथोड वाला है और कौन सा एनोड वाला है, तो हम पहचान जाएंगे। इधर वाला जो है एनोड और इधर वाला जो है कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सी डी वाला कौन है, एनोड है, यानी सी डी वाला जो वैल्यू -0.40 दिया है वो एनोड वाला वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये कैथोड वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो गलती से भी डायरेक्ट मत रखना, पहले जांच पड़ताल कर लेना कि चिन्ह बदलेगा या नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि हाँ जो चिन्ह दिया हुआ है सवाल में, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, जूम कर दिया मैंने, -0.40 दिया है और यहाँ +0.80 दिया है। अगर आपको सही से न दिखे तो आप क्या करना, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा देना, 720 पे देखना और मोबाइल को ऐसे कर लेना, तो एकदम साफ दिखेगा। ठीक है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे माइनस दिया है तो हो सकता है प्लस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ई नोड क्या दिया है, CD2+, फिर एक लाइन खींचा है और इधर CD दिया है, तो CD के ऊपर कुछ नहीं, तो पावर क्या है, 0 है। अब आपसे एक सवाल को पूछता हूं, इधर बड़ा पावर है या इधर, इधर बड़ा पावर है, यानी अगर ऐसे तीर आगे की तरफ बढ़ाना, पीछे वाला अगर पावर बड़ा रहे आगे वाला पावर छोटा रहे तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर पीछे का छोटा हो जाए, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मान लो सपोज दैट ऐसा हो जाता, ZN 2+ हो जाता, तो इधर वाला 0 है और इधर 2+ है, तो इधर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इधर अगर छोटा रहे और इधर बड़ा रहे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, इधर बड़ा है इधर छोटा है, चिन्ह नहीं बदलेगा। इधर 1+ है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 0, तो यहाँ भी चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू पुटअप करते हैं, इसके हिसाब से नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, मान लो हमने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो दिखा दिया मैंने। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे CD, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है एक बार दिखा देता हूं, क्या है हमारे पास, CD 2+ 1 मोलर, फिर क्या दिया हुआ है, AG +1 मोलर, फिर AG, यही दिया हुआ है। वैल्यू दिया है आपके पास ई नोड CD2+ CD बराबर कितना दिया है, -0.40 दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यही दिया है शायद, जहां तक है 0.40। फिर अगला वैल्यू दिया हुआ है AG + AG। ये ट्रिक है दोस्तों, ये बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखना, यहां पे क्या होगा कि क्या दिया है, प्लस में 0.80 दिया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ई नोड सेल निकालना है। तो फार्मूला क्या होगा, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ठीक है, तो आप ध्यान से देखने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। इधर वाला क्या है, कैथोड है, तो कैथोड कौन होगा, ए होगा या ए, नीचे वाला होगा, तो क्या हो जाएगा 0.80 प्लस में, फिर फार्मूले का माइनस, फिर एक है एनोड वाला वैल्यू कितना है, -0.40, चिन्ह कहीं नहीं बदला है। ठीक है, हल करो, +0.80 माइनस माइनस +0.40। जैसे ही से हल करोगे, हल होने के बाद कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे जोड़ने के बाद देखो वही चीज सेम जुड़ा है कि नहीं, यहाँ पे अंत में आकर के वही सेम चीज मिला कि नहीं, तो इतना फालतू का गया कि नहीं, 2 लाइन।
गया कि नहीं आप लोग बताओ। तो जब भी आपको 1 मोलर दे तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ, और इसको जोड़ने के बाद इतना आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देख सकते हो, 1 मोलर दिया है, आपको वैल्यू दे दिया है दोनों, ठीक है, दोनों वैल्यू दे दिया है, इधर वाला बड़ा है इधर छोटा है, चिन्ह नहीं बदलेगा, इधर का बड़ा है उधर का छोटा है, चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी नॉर्मल आप रखोगे हल करोगे, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को आप कर लोगे या नहीं कर लोगे, पक्की बात, बहुत बढ़िया, तो इसे आप ट्राई करना, ठीक है। अगले प्रश्न पे चले तो फिर वही प्रश्न आ गया, ठीक है, वही प्रश्न सेम है, दोबारा यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है। ये प्रश्न देखिए, ये भी जो दिया हुआ अभी सेम है, ये भी प्रश्न, ये वाला प्रश्न देखे तो अभी जो मैंने अभी दिखाया था यहाँ पे पूरा दिख रहा है, यहाँ पे आंसर जो आया है आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ अगर चले तो अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो ये 2026 में आने का भरपूर चांस रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ 0.1 दिया है और यहाँ 0.1 गुणे 10 घात -1 मोलर दिया है, तो 1 मोलर नहीं है ना, इसका मतलब साबित हो गया कि हमें इस बार निर्नष्ट फार्मूला लगाना होगा। तो निर्नष्ट का फार्मूला क्या होता है, ई सेल बराबर ई नोड सेल -0.0591 बटा n लॉग बेस 10, यहाँ पे आपका रहता है ऑक्सीडेशन वाला वैल्यू और नीचे रहता है रिडक्शन वाला वैल्यू, हिंदी बोल दूं ऑक्सीकरण का मान और अपचयन का मान। अब आप ध्यान से समझो, आपको पता ही है इधर कौन है, एनोड होता है, और इधर ऑलवेज कैथोड का काम होता है। कैथोड की तरफ क्या काम करता है, रिडक्शन, और एनोड की तरफ ऑक्सीडेशन काम करता है, ये बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो आपके पास क्या है क्या चाहिए, जब इसे आप हल करोगे ना मेरे भाई, ई सेल जब आप निकालोगे तो आपको इसका वैल्यू चाहिए। तो क्या इसका वैल्यू सवाल में कहीं दिया है, नहीं दिया है ना, तो इसका वैल्यू देने के बजाय ये दो वैल्यू दे दिया है, तो इन दोनों वैल्यू के दम पे क्या इसका निकाला जा सकता है, नहीं, अभी जस्ट मैंने बताया ना कि ई नोट सेल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। तो इसमें कैथोड का काम कौन करेगा, एनोड का काम कौन करेगा, इधर वाला कैथोड का काम करेगा, Cu वाला। तो Cu वाला का वैल्यू जो दिया है 0.034, फिर माइनस, फिर एनोड का काम कौन करेगा, -2.37, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बना लेगा। जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा, जोड़ा होगा कहीं वैल्यू, यहाँ देखिए जोड़ने के बाद वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, इतना वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए वैल्यू कैसे पुटअप किया है, यही फार्मूला लिखा हूं ना मैं, देखो ये हो गया, इसका वैल्यू देखो यहाँ पे आ गया आपका, क्लियर है। इस लाइन के चक्कर में मत पड़ो, ठीक ना, इस लाइन के चक्कर में आप मत पड़िए, डायरेक्ट इसके बाद इसको देखिए, ये उतरा, इसका वैल्यू इतना आ गया, माइनस उतरा, ये उतरा। यन क्या है, कई बार बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखा जाए तो चार्ज कितना है मैग्नीशियम के ऊपर, 0, और यहाँ कितना है 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ। यहाँ पे कॉपर 2+ है और यहाँ कॉपर भी 0 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो यन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है लेन देन वाली, ठीक है। तो ये चीज हो गया। इसे और डिटेल में देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के पर्सनल इस चैप्टर पे वीडियो बनाया गया, उसे देखोगे तो और क्लियर समझ आ जाएगा, अगर आपको और डिटेल जाना है तो, ठीक है। सब कुछ उपलब्ध है, बस आप जाइए प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। अब आता है ऊपर में वैल्यू किसे रखा जाए, तो मैंने बताया ना ऑक्सीकरण वाले को ऊपर में रखना, ऑक्सीकरण किधर हो रहा है आप खुद देख सकते हैं, ये सब तामझाम लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, इसको ऊपर रखो और इधर वाले को हमेशा बटे के नीचे रखना, इतना कर सकते हो, इतना हुआ। अब इसे जब हल करोगे तो हल करने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, और इस पूरे वैल्यू को 0 कर देगा और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात, ये क्वेश्चन मैं कई बार करा भी चुका हूँ, ठीक है। तो अब निर्नष्ट वाला क्लियर हो गया। अब आती है बारी गिब्स ऊर्जा कैसे निकाली जाए, तो हल्का सा हिंट देता हूँ, ध्यान से समझो। गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है -NF ई नोड सेल। यन आपको पता ही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। एफ आपको पता ही रहता है फैराडे नियतांक है, 96,500 होता है। अब ई सेल नोड मत पूछना मेरे से कैसे निकाला जाता है, बता ही चुका हूँ। ई सेल नोड निकालने का, ई सेल नोड निकालने का फार्मूला होता है ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। इसे जैसा ही निकालोगे वैल्यू पुटअप कर दोगे आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का हेरा फेरी बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, वैल्यू फिक्स होता है। ई नोट सेल अगर आप ध्यान से देखो तो निकालने की जरूरत नहीं, खुद यहाँ दिया हुआ है इस बार, ठीक है। तो जब दिया हुआ है तो सीधी सी बात है, गिब्स एनर्जी का फार्मूला बता ही चुका हूँ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस लिखा, एन की जगह 2 लिखा, एफ की जगह इतना लिखा, ये आपको पहलू दिया हुआ है, रखा, गुणा किया, आंसर आ गया, सवाल खत्म। अब बताए गिब्स फ्री एनर्जी पूछेगा तो आसानी से कर लेंगे या नहीं, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सब क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क है, और जरूर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। अब आ जाते हैं मोलर चालकता।
इसे मैं जितना डायमंड कहूं उतना कम है दोस्तों। मोलर चालकता हर हालत में पूछा जाता है, किसी कीमत पे मत छोड़ना, ठीक है। मोलर चालकता, तो मोलर चालकता का पूरा खेल फार्मूला बता देता हूं, ध्यान से समझ लो ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से समझो मोलर चालकता का क्या फार्मूला है। यहाँ जो लिखा है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कापा इज इक्वल टू 1/ρ भी होता है, ठीक ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो बता रहा हूँ उसे पहले समझ लो आप, ध्यान से समझो। आपके पास मोलर चालकता निकाली कैसे जाती है, तो उसका मोटा मोटी तौर पे फार्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। सबसे पहले तुम्हें रो पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए पता? रो होना चाहिए पता। और रो क्या होता है आपका पता ही है, RA/L होता है। अब एक एक चीज बता देता हूँ क्या है। ये क्या है? तार है, ठीक है। तार की L क्या है? लंबाई है। ए क्या है? तार का परिक्षेत्र का क्षेत्रफल। और अंदर में जो रेजिस्टेंस है, अंदर नहीं, वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट लेता है ना बिलियन अंदर में, तो बिलियन का जो प्रतिरोध होता है वो R होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और सांद्रता को C से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है? C से। अब देखो कैसे फार्मूला बनता है, ठीक है। किसी कीमत पे तुम्हें रो निकालना है, अगर रो तक पहुंच गया तो तुम्हें कापा निकल जाएगा, ठीक ना। कापा अगर निकल गया, कापा को हम लोग क्या बोलते हैं? कापा को हम लोग विशिष्ट चालकता बोलते हैं, ठीक ना। अगर कापा निकल गया तो कापा का फार्मूला होता है 1/ρ होता है, ठीक ना। हाँ, रो निकालने के बाद क्या होगा? बटे 1 से भाग दे देंगे इसके आंसर को, तो कापा निकल जाएगा। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं इसे? इसे कापा को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता बोलते हैं। अब जैसे पूरा सीक्वेंस समझो, पूरा सीक्वेंस समझ लो ताकि एक ही बार में समझ आ जाए। फिर तुम्हें यानी कुल मिला के पहुंचना तुम्हें मोलर चालकता तक है। कहां पहुंचना है? मोलर चालकता पहुंचना यहां तक है। अब फार्मूला क्या होता है मोलर चालकता का? कापा इंटू 1000 बटे C क्या है? सांद्रता है। C क्या है बच्चा? सांद्रता। ये सांद्रता आपको दी रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 3 स्टेप में आपको जाना होता है। और अगर आपको रो न दे करके अगर सेल स्थिरांक दे दिया, क्या दे दिया? सेल स्थिरांक दे दिया, तब कापा का एक और फार्मूला बन जाता है। या कापा इज इक्वल टू आप तब लिख सकते हो 1/R इंटू जी स्टार भी कहते हैं, ठीक ना। जी स्टार का मतलब होता है सेल स्थिरांक। क्या होता है? सेल स्थिरांक। अब सवाल को देखना ना कितना इजी लगेगा, ठीक है। कह रहा है कि मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। चलो, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2025 में पूछा भी गया है, 2024 में भी पूछा गया है, तो रिपीट हुआ है ना। तो मोलर चालकता पे देखोगे ना, 2026 के लिए जो मॉडल पेपर उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है उसमें भी मोलर चालकता को तवज्जो दिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे हो। तो ध्यान से समझो, मैं तो हमेशा सीख के हाथ तक जोड़ा हूं कि मोलर चालकता और फैराडे वाले क्वेश्चन किसी कीमत पे मत छोड़ना। बोला हूं कि नहीं ये बात, जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे किया गया, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। देखो, कह रहा है 0.02 मोल पर लीटर। लो, 0.02 मोल पर लीटर अभी जस्ट बताया मैंने। सांद्रता का मात्रा क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। परासरण वाले में अभी बताया था कि नहीं, ठीक ना। तो मोल पर लीटर यानी ये C का वैल्यू है, ठीक है। किसका वैल्यू है? C का वैल्यू है, ठीक ना। कभी कभी यम भी लिखते हैं सांद्रता को, कोई डरने वाली बात नहीं, लेकिन C लिखना तुम हमेशा। क्या लिखना? C। हर बार नकल मारने की जरूरत नहीं है कि यहाँ यम लिखा है तो हम यम ही लिखे। सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो ध्यान से समझो। तो ये आपको C का वैल्यू मिल गया। यहाँ किसका वैल्यू मिल गया? विलियन की मोलरता यानी C मिल गई। सांद्रता भी बोल सकते हो या यम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जैसे मैं दोनों चीज बोल रहा हूँ, ठीक ना। इतना KCl विलियन में भरे सेल का प्रतिरोध इतना है, लो R मिल गया आपको। फिर कहता है विलियन की मोलर चालकता की परिकलन कीजिए। मोलर चालकता यानी कैपिटल लैम्डा यम निकालना है। और एक और चीज दे दिया, सेल स्थिरांक इस बार दे दिया। अगर सेल स्थिरांक दे दिया, नोटिस पॉइंट बता रहा हूं, एक बार टीचर नहीं बताएगा आपको, लिख के ले लो स्टाम्प पेपर पे, कि अगर सेल स्थिरांक दे दिया तो तार की लंबाई और क्षेत्रफल नहीं देगा। तार की लंबाई और क्षेत्रफल नहीं देगा। कभी कभी क्षेत्रफल देने के बजाय त्रिज्या दे देता है। क्या दे देता है? इसकी यहां से यहां तक की त्रिज्या दे देता है, जिससे हमें सवाल और बड़ा बन जाता है। त्रिज्या देने के बाद क्या होता है? अब R दे दिया भैया, तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए πr² रखना पड़ता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तब जाके क्षेत्रफल आता है। लेकिन अगर सेल स्थिरांक दे दिया भैया, तो आपको लंबाई, क्षेत्रफल या त्रिज्या जैसी चीजें या व्यास जैसी चीजें, व्यास दे दिया तो व्यास को आधा करके त्रिज्या बनाओगे, फिर क्षेत्रफल निकालोगे। इतने बड़े क्लास के हो, मुझे हिंट जो दे रहा हूं वो बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, और ये बिल्कुल सही कर रहा हूं। अंत में यही करना चाहिए स्टूडेंटों के साथ, कि उन्हें पूरी तरह से रियलाइज करा दिया जाए कि किस तरह घुमा सकता है सवाल। और ये आपका वीडियो बहुत तगड़ा होगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। ध्यान से देखना, रिवीजन के लिए ध्यान से समझो। तो आपको इतनी चीज दे दी, तो अब आपको पहुंचना है कहां तक?
मोलर चालकता तक। फार्मूला क्या होता है, कापा इंटू 1000/c होता है या फिर यम होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको के चाहिए यानी कापा चाहिए, ठीक है, जिसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो कापा निकालने के लिए 1/r इंटू जी चाहिए, तो आर हमारे पास है, आर की जगह इतना हो गया, जी की जगह इतना हो गया, हल करने के बाद इतना आया। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी आपको विशिष्ट चालकता का परिभाषा भी पूछा जाता है, परिभाषा वाला वीडियो में जाओगे तो विशिष्ट चालकता क्या होता है, मोलर चालकता क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने डिफाइन की है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही आंसर आएगा वैल्यू पुटअप कर दोगे कापा की जगह, और ये मोलर स्थिरांक आपको 0 और यहाँ पे मोलरता दिया ही है 0.02, समझ रहे हो। अब हल करने के बाद आपका आ जाएगा। बताओ सवाल क्लियर हुआ है नहीं, ईमानदारी से बताना, दिल से बताना, क्लियर हुआ सवाल। तो ये सवाल किसी कीमत पे नहीं छोड़ोगे, ठीक ना। 2026 में 100 में 100% चिपकने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सेल स्थिरांक नहीं दिया है, सेल स्थिरांक नहीं दिया तो तुरंत यहाँ लंबाई का जिक्र कर देगा, देखना ना, तुम पढ़ते जाओ बस देखते जाओ। 0.1 मोल पर लीटर, जैसे ही मोल पर लीटर दे समझ लेना कि वो यम का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, यम का वैल्यू या सी का वैल्यू, यम बोलो या सी बोलो कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे कहता है कि बिलियन से भरे 1000 सेंटीमीटर लंबाई, लो लंबाई दे दिया था कि 1000 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। फिर आगे कहता है कि 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का स्तंभ है, लो त्रिज्या दे दिया 0.5 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 गुणे 10⁻2 लगाओगे तो सेंटीमीटर किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा, जब 10⁻2 लगाया जाता है तो। अब क्षेत्रफल निकल जाएगा आसानी से, पाई आर स्क्वायर लगा के, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, मत लगाओ 22/7, डायरेक्ट लिख दो 3.14। आर का वैल्यू कितना है 0.5 गुणे 10⁻2, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, हल करोगे तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, हल होने के बाद आपका 0.785 गुणे 10⁻4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब क्षेत्रफल मिल गया, मकसदवा वही है, मकसदवा वही, हाँ हमें हर हालत में केवल कापा चाहिए, पापा नहीं रे भाई, कापा। तो कापा क्या होगा, 1/रो होगा, किस लिए, अगर स्थिरांक नहीं दिया है तो 1/रो जाएगा। अब रो निकालने के लिए आपको फार्मूला निकालना पड़ेगा RA/L से, तो R मिल गया या निकाल लिया, L दिया हुआ है, ठीक ना, वैल्यू रखे, रो निकल गया। अब रो का 1 से डिवाइड दिए, जो आंसर आया वो कापा निकल गया, कापा का वैल्यू रखे 1000, और सी देखो सी लिख दिया ना इस बार, तो बार बार पलटता है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो सी की जगह पे इतना आ गया, हल किए आ गया आंसर। अब बताओ ईमानदारी से दिल से क्या क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, तो फिर वही क्वेश्चन दे दिया, अब मैं करूं या तुम लोग करोगे, बताओ। 2023 में पूछा गया, 2025 में चिपकाया है, इनमें से कोई ना कोई 2026 में 100% आएगा, ये सीना ठोक के कह सकता हूं, समझ रहे हो। इतना चैलेंज कोई नहीं देगा, आप जरूर करना। यहाँ पे देखो चूतिया बनाने के लिए क्या किया है इस बार कि यहाँ पे मूलर चालकता तो पूछवा किया है, शुरू में चिपका दिया चालकता निकालो और प्रतिरोधकता निकालो। अरे साला, जो हम रो निकालते हैं ना, रो अभी निकाले थे कि नहीं, निकाले थे ना, रो RA/L, ये जो रो निकाले थे ना उसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता, उसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। और जो हम कापा निकाले थे ना उसी को बोलते हैं चालकता, विशिष्ट चालकता, और मोलर चालकता निकलवा करते हैं। यानी तीनों हम ये बोले या न बोले तीनों निकलवा करते हैं मजबूरी में। इसलिए क्या करना है कि वो बोले तो बस हेडिंग लगा देना, हाँ पहला कि हम ये निकाल रहे हैं प्रतिरोधकता, हाँ दूसरा विशिष्ट चालकता निकाल रहे हैं, तीसरा मोलर चालकता निकाल रहे हैं। मस्त एकदम 5 नंबर का बना दिया है क्वेश्चन, समझ रहे हो, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, सेम देखो चूतिया बनाए हैं यहाँ पे, वही क्वेश्चन शायद है लग रहा है, ठीक है। अगले पे आते हैं, अब आ गए हम लोग किस पे भैया, अब आपका क्वेश्चन आ गया कोलराउस के नियम पे। कोलराउस के नियम पे क्वेश्चन आ गया, ध्यान से समझो कैसे करेंगे, मस्त ट्रिक बता रहा हूं इसका, ठीक है। कह रहा है NaCl HCl इतना के लिए सीमांत मोलर चालकता इतना 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 दिया हुआ है, तो इसके लिए मोलर चालकता की गणना करनी है। आपको एक मजे की बात, एक मस्त बात बताता हूं, यहां तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहां तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको मस्त बात बताता हूं, कभी भी इस तरह से दे तो याद रखना, जो नमक होगा, नमक का मतलब समझो ना, NaCl, नमक को हमेशा माइनस में रखना, और नमक आपको दिया ही रहेगा, कभी ACl देगा कभी NaCl देगा, नमक को माइनस में रखना और बाकी को प्लस में रखना, जो दो वैल्यू दिया है, यानी इसका वैल्यू प्लस में रखना और इसको माइनस में रख के घटा देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, मजा आया। चलते हैं अगले पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहां पे आपका फैराडे पे आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई मारोगे, अगर डाउट होगा तो आप क्या करोगे, आप मेरे चैनल पे जाकर के वहां पे एकदम अच्छे से डिटेल में देख लेना, ठीक है। ये होमवर्क के तौर पे समझो, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन पे है
तो आ गए अब चौथे, अब आ गए तीसरे चैप्टर पे। तो तीसरे चैप्टर पे हर बार जब भी मैं न्यूमेरिकल बनाता हूं, आपको पता ही है मैं क्या बोलता हूं कि तीसरे चैप्टर में कभी भी मेरा वन शॉट वीडियो, जो पूरी वीडियो पूरे बुक का जो होता है उसको कभी मत देखा करिए। इस चैप्टर को खास करके आप मेरा पर्सनल वीडियो उठाया करिए जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, पर्सनल, क्योंकि उसमें भर भर के सवाल बताए गए। क्योंकि याद रखना, ये बात आपको पता है ना कि रासायनिक बलगतिकी से याद रखो दो तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर और एक दूसरा आपका एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा पे ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए 2026 में, 100% आएगा। तो इसको डिटेल से समझने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे न्यूमेरिकल वाले में और उस पर जाकर के अच्छे से देखोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा डिटेल मिला होगा 2 चैप्टर पे, और तीसरा चैप्टर का डिटेल आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करिए और न्यूमेरिकल की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब आएगा, 3 ही में से आएगा। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। ठीक है, अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।